अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर्स, आज मैं आपको इंस्पेक्टर महबूब आलम की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी रात, रेल और रुके सुना रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। लिसनर्स, कहानी शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। आज कत्ल और डकैती की वारदात और फिर इसकी तफ्तीश सुनाकर जब मैं ये कहता हूँ कि मैंने मुलजिम पकड़ लिए थे और उनको सज़ा दिलाई थी, तो मुझको इस तरह महसूस होता है जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ या जैसे ये एक फजूल काम था जो मैं करता रहा हूँ। हमारी नौजवान नस्ल को तो बिल्कुल ही मालूम नहीं कि जो मैं सुनाता हूँ और जो मैं करता रहा हूँ यही पुलिस की असल ड्यूटी थी, और जो थानेदार अपनी ये ड्यूटी पूरी नहीं करता था उसको तरक्की नहीं मिलती थी। और इस तरह भी होता कि निकम्मे थानेदार की तनज़्ज़ुली हो जाया करती थी। आज के लोग पुरानी बातों को सिर्फ इस वास्ते हैरान होकर सुनते और पढ़ते हैं कि आजकल कत्ल और डकैती तो रोज़मर्रा का मामूल है। एक ही बार पूरा पूरा ख़ानदान काट दिया जाता है और दिन दहाड़े घर में डाकू आते और लूट कर चले जाते हैं। ना कोई कातिल पकड़ा जाता है, ना कोई डाकू। थाने रिपोर्ट करने के वास्ते जाते हैं तो वहाँ कोई सुनता ही नहीं, बल्कि उल्टा परेशान और बेइज्जत करके थाने में से निकाल दिया जाता है। मैं जो तफ्तीशी कहानियाँ सुनाता हूँ और मेरे उस्ताद जनाब अहमद यार खान साहब जो कहानियाँ सुनाते हैं ये पूरी की पूरी सच्ची होती हैं, और इनको सुनाने से हमारा मतलब ये होता है कि पब्लिक को मालूम हो कि पुलिस का असल फ़र्ज़ क्या हुआ करता था और अंग्रेज़ों की हुकूमत में जुराइम क्यों इतने कम होते थे। आप साहिबान अखबारों में इस तरह की खबरें पढ़ते ही रहते होंगे कि किसी के घर के 1-2 अफराद कत्ल हो गए और इनके वारिसों ने किसी पर शक का इजहार किया जिसको अखबारों में शाया किया गया। लेकिन इसके साथ ही पुलिस की तरफ से ये बयान भी शाया होता है कि मकतूल बदमाश आदमी थे और इस वजह से कत्ल हो गए हैं, या किसी की लड़की अगवा हो जाती है और लड़की के वारिस रिपोर्ट में कहते हैं कि इसको फलां शख्स ने अगवा किया है, तो पुलिस बयान छपाती है कि लड़की अपनी मर्जी से अपने आशना के साथ चली गई है। ऐसी वारदातें भी होती हैं कि दुश्मन आए और घर के किसी आदमी का गला घोंटकर कत्ल और उसकी लाश के गले में फंदा डालकर पंखे के साथ या दरख्त के साथ लटका गए, तो पुलिस ने फ़ौरन फैसला लिख दिया कि इस शख्स ने खुदकुशी की है। मतलब यह है कि पुलिस अपने फ़राइज़ से दस्तबरदार हो गई है। अंग्रेज़ों के वक्तों के लोगों से पूछें, वो आपको बताएंगे कि कानून की चक्की किस तरह चलती थी और इस चक्की को चलाने वाले कितनी मेहनत और मशक्क़त से और पूरे इंसाफ के साथ दिन रात इस काम में लगे रहते थे। मैं आपको ऐसी ही एक वारदात सुनाता हूँ जिसको मैं बड़ी आसानी और किसी ख़तरे के बगैर खुदकुशी करार दे सकता था। ये अम्बाला छावनी की वारदात है। मुझको सिर्फ 1 महीने के वास्ते इस थाने में तैनात किया गया था। इस थाने के असल SHO सब इंस्पेक्टर खान अब्दुल रहीम खान बवजह ऑपरेशन कुर्ता 1 महीने की छुट्टी पर थे। अस्पताल में इनका ऑपरेशन हो गया था। इस थाने में जो जूनियर सब इंस्पेक्टर था वो भी किसी वजह से गैर मौजूद था और पीछे सिर्फ एक ASI रह गया था। मुझको हुक्म मिला कि अपना थाना अपने जूनियर सब इंस्पेक्टर के हवाले करके अम्बाला कैंट चला जाऊं। जंग अज़ीम की वजह से ये थाना बड़ा अहम था। दीगर अफवाज के अलावा वहाँ तोपखाने का सेंटर था और एयरफोर्स के ग्राउंड स्टाफ का भी ट्रेनिंग सेंटर था, और फिर ये बहुत बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर भी था। दुश्मन की जासूसी बढ़ गई थी और शहरी लोगों में वारदातें ज़्यादा हो गई थीं। इन हालात में इतना बड़ा और इतना अहम थाना एक ASI के काबू में आने वाली बात नहीं थी। इस वक्त थाने में मेरा अभी तीसरा ही दिन था। रात के 10 बज चुके थे और मैं बावजाय मसरूफियत अभी थाने ही में था। टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो कैंट रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर बोल रहा था। मुझको आज ये याद है कि वो क्रिश्चियन था, लेकिन डायरी में इसका नाम नहीं लिखा हुआ, इस वास्ते मैं नाम भूल गया हूँ। इंस्पेक्टर साहब, स्टेशन मास्टर ने कहा, थोड़ी देर पहले पैसेंजर ट्रेन आई थी। इसके इंजन ड्राइवर ने मुझको इतला दी है कि आउटर सिग्नल के करीब एक आदमी गाड़ी के आगे आ गया था और शायद गाड़ी की टक्कर से लाइन पर गिरा
और कट गया है या लाइन के बाहर गिरा है। मैंने उसी वक्त अपना एक मुलाजिम उस तरफ दौड़ा दिया कि देखा है, अगर वो आदमी जिंदा या मुर्दा है तो फौरन आकर इतला दे। अभी मेरा आदमी वापस आया है और उसने इतला दी है कि एक जवान आदमी जो कपड़ों से इस शहर का मालूम होता है, रेलवे लाइन के बाहर मरा पड़ा है और कटा हुआ नहीं। मैंने 2 मुलाजिम वहां भेज दिए हैं कि लाश के करीब कोई ना आए और ऐसा ना हो कि गीदड़ वगैरह लाश को ख़राब करना शुरू कर दें। मैंने इंसानी फ़र्ज समझकर आपको इतला देती है। आपने ड्राइवर का पूरा बयान लिया है? मैंने पूछा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, स्टेशन मास्टर ने जवाब दिया। दिल्ली की तरफ से मेल ट्रेन स्टेशन में दाखिल हो रही थी और पैसेंजर ट्रेन को फौरन क्लियरेंस देना था। मतलब ये कि ड्राइवर को मैं रोक नहीं सकता था और मैं खुद मसरूफ़ हो गया था। ड्राइवर ने मुख्तसर सी बात की थी और चला गया। एक बात तो ये नोट करें कि उस वक्त इंसानी हमदर्दी मौजूद थी, वरना स्टेशन मास्टर को क्या पड़ी थी कि वो थाने इतला देता या ड्राइवर स्टेशन मास्टर को बताता ही ना कि वो एक आदमी को मार आया है। लोग गाड़ियों के नीचे उस वक्त भी आते रहते थे और आज भी आते रहते हैं। अब ये मेरा काम था कि इस हादसे को गोल कर जाऊं और अगले रोज़ कहीं और से इतला आए तो कोई कार्रवाई करूं। लेकिन वो किसी इंसान का बच्चा था जो गाड़ी के आगे आकर मारा गया था। ये मेरी बर्दाश्त से बाहर था कि एक जवान आदमी की लाश वीराने में पड़ी हुई है और उसको गीदड़ वगैरह खा रहे हैं। मैं अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मैंने एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबलों को साथ लिया और जो जगह स्टेशन मास्टर ने बताई थी उस तरफ रवाना हो गया। आप जानते हैं कि आउटर सिग्नल स्टेशन से कितनी दूर होता है। रात खूब अंधेरी थी, इस वास्ते हमने टार्चें साथ ले ली थीं। पुलिस के पास बड़ी टार्चें हुआ करती थीं जिनमें 4 सेल डाले जाते थे। हम लाश तक पहुंच गए जो आउटर सिग्नल से करीब नहीं बल्कि इससे कुछ दूर रेलवे स्टेशन की तरफ रेलवे लाइन से तकरीबन 4 गज दूर पड़ी हुई थी। सही मायनों में लाश खून से नहाई हुई थी। लाश पेट के बल पड़ी हुई थी, सारा खून पीठ से निकला था। लेकिन बज़ाहिर ये मालूम नहीं होता था कि जख्म कहाँ कहाँ हैं और कैसे हैं। लाश को सीधा किया यानी पीठ के बल किया और टार्चों की रोशनी में चेहरा देखा। वो तो बिल्कुल ही जवान आदमी था और पेट और चेहरे की तरफ कोई जख्म नहीं था। वो शहर का आदमी मालूम होता था। ये कत्ल की वारदात तो थी नहीं, इस वास्ते मैंने खोजी को बुलवाने की ज़रूरत भी न समझी। मेरा फ़र्ज़ ये था कि मालूम करूं कि ये किस घर का फर्द था और लाश उसके वारिसों को मिल जाए। मैंने लाश की जामा तलाशी ली। सर्दियों का मौसम था, इस वास्ते इस बदकिस्मत शख्स ने स्वेटर और इसके ऊपर कोट पहना हुआ था। मैंने इसकी सारी जेबों की तलाशी ली। कोट की बाहर वाली जेब से एक सफ़ेद कागज़ निकला जो तह किया हुआ था। वो कागज़ खोलकर पढ़ा तो तस्दीक हो गई कि इस शख्स ने खुदकुशी की है। इतनी मुद्दत गुजर जाने के बाद मैं बिल्कुल सही अल्फाज तो तहरीर नहीं कर सकता, लेकिन ये पूरे यकीन के साथ बता सकता हूँ कि उसने लिखा था कि मैं खुदकुशी कर रहा हूँ और ख़ुदकुशी की वजह ये लिखी थी कि मेरी शादी 1 साल पहले हुई थी। मैं अपनी बीवी को नेक और अच्छे चलन की लड़की समझता था, लेकिन वो बेवफा निकली और पता लगा कि उसकी दोस्ती एक और आदमी के साथ है और इससे मिलती जुलती रहती है। बहुत समझाने बुझाने के बावजूद वो बाज नहीं आई और लड़ाई झगड़ा करती है। इस वास्ते मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेना ही बेहतर समझा है। और ये लड़की जो मुझको अच्छी लगती थी और मेरे दिल में इसकी मोहब्बत थी, लेकिन इस लड़की ने मेरे जज्बात का खून कर दिया है। मेरी मौत का ज़िम्मेदार किसी और को ना ठहराया जाए। मैं अपने घर का एड्रेस लिख रहा हूँ। मेरी लाश मेरे घर पहुँचा दी जाए तो मेरी रूह आपको दुआएं देगी। नीचे नाम अनवार लिखा था और इसके नीचे घर का पूरा एड्रेस भी लिखा हुआ था। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता था कि ये खुदकुशी की वारदात थी। मेरा फ़र्ज़ अब ये रह गया था कि लाश हॉस्पिटल बराए पोस्टमार्टम भिजवा दूं और मुतवफ़ी के वारिस लाश वसूल करके दस्तखत कर दें। यहाँ पर मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाती थी। मैंने कांस्टेबल को ये एड्रेस समझाया। कांस्टेबल ने कहा कि फ़िक्र वाली कोई बात नहीं, वो इस महल्ले से वाकिफ़ है। मैंने कांस्टेबल को कहा कि वो पहले यकीन कर ले कि ये घर अनवार का ही है, फिर इसके बाप को अपने साथ ले आए, लेकिन ये न बताए कि मामला क्या है। मैं इस एहतियात को ज़रूरी समझता था। कांस्टेबल रवाना हो गया। जाते जाते मैंने इसको रोका और कहा कि कोई टांगा मिल जाए
तो इस पर आना ताकि वक्त की बचत हो जाए। कोई 1.5 घंटे बाद मुतवफ़ी अनवर का बाप और बड़ा भाई आ गए। आप बड़ी अच्छी तरह सोच सकते होंगे कि अपने बेटे की लाश देखकर बाप की क्या हालत हुई होगी, और भाई ने जब अपने छोटे भाई की लाश देखी तो उसका क्या हशर हुआ होगा। वहाँ तक तो वो दोनों तो बड़ी परेशानी में पहुंचे होंगे कि कांस्टेबल इन्हें ले कहाँ जा रहा है। अचानक इन्हें अनवर की लाश नजर आई तो मालूम नहीं दोनों बेहोश क्यों न हो गए। मैंने दोनों के साथ हमदर्दी का इजहार किया और कहा कि वो अब सब्र और तहम्मुल करें और ये रुका देखें जो लाश की जेब से निकला है। बाप ने वो कागज़ मेरे हाथ से ले लिया। मैंने कागज़ पर टार्च की रोशनी डाली। ये शख्स और उसका बड़ा बेटा मोअज़्ज़िज़ और तालीम याफ्ता आदमी थे। बाप ने और फिर अनवर के बड़े भाई ने रुका पड़ा। नहीं जनाब, बाप ने रुका मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तहरीर मेरे बेटे की नहीं। हाँ साहब, अनवर के बड़े भाई ने भी कहा, ये मेरे भाई का हैंड राइटिंग है ही नहीं। ज़रा सा भी मिलता जुलता होता तो हम कहते कि शायद इसने जल्दी में और जज्बाती हालत में लिखा है, इसलिए ज़रा फ़र्क आ गया है। लेकिन इस हैंड राइटिंग और मेरे भाई के हैंड राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है जो छुपाया जा सकता ही नहीं। इनकी इस बात से मैं तो चकरा गया। मैं इसको खुदकुशी की वारदात करार दे चुका था, लेकिन इस बाप बेटे ने ये अजीब बात सुना दी कि ख़त या ये रुका इनके बेटे का है ही नहीं। पहले तो मैंने इनकी बात न मानी और फिर इनके साथ सवाल जवाब किए। वो समझे कि मैं इनको टाल रहा हूँ और अपना काम यहीं पर ख़त्म समझता हूँ कि ये केस खुदकुशी का है। ये मैं इस वास्ते कह रहा हूँ कि अनवर के बाप ने कहा कि मैं तफ्तीश नहीं करूँगा तो वो पुलिस कप्तान को मिलेगा और दरख्वास्त भी देगा। वो पूरे यकीन के साथ कहता था कि उसके बेटे ने खुदकुशी नहीं की बल्कि इसको कत्ल किया गया है। अनवर मुतवफ़ी का बड़ा भाई भी इसी तरह की बातें करता था। मैंने इनको यकीन दिलाया कि मैं अपने फ़र्ज से भाग नहीं रहा। वो मुझको यकीन दिलाएं कि ये तहरीर अनवर की नहीं। दोनों ने फिर वही बातें दोहराई जो पहले कह चुके थे। बड़े भाई ने कहा कि वो मुझको अनवर की तहरीरें दिखाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अनवर अपना नाम इस तरह लिखा ही नहीं करता था। आप ये तहरीर अनवर के करीबी दोस्तों को दिखाएं। बड़े भाई ने कहा, इन्हें ये ना बताएं कि इसे हम अनवर की तहरीर ही समझ रहे हैं। फिर आप अनवर की असल तहरीर और ये तहरीर किसी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को दिखाएं। सही फैसला ये एक्सपर्ट देगा। इन दोनों के साथ मेरा जो बहस व मुबाहिसा हुआ वो मैंने पूरी तफसील के साथ नहीं लिखा। कहानी सुनाने के वास्ते जो बातें ज़रूरी समझी वो लिख दी हैं। बात यूँ हुई कि मैंने इनकी बात को ठीक मान लिया, लेकिन अभी इन पर इसका इजहार ना किया। मैंने सोचा कि मैंने मुतवफ़ी अनवर रेलगाड़ी के अगर नीचे नहीं आया, अगर आया होता तो इसका जिस्म कटा हुआ होता। खुदकुशी करने वाले लाइन पर लेट जाते हैं और गाड़ी ऊपर से गुजर जाती है। खुदकुशी करने वाला फ़ौरन मर जाता है। मेरे सामने इस वक्त तक ऐसी 3 वारदातें आ चुकी थीं और तीनों खुदकुशी की थीं। एक ने तो अपनी गर्दन रेलवे लाइन पर रखी थी और उसका सर उसके जिस्म से जुदा हो गया था। दूसरे दोनों पेट के बल लाइन पर लेटे थे और इनके जिस्म 2 हिस्सों में कट गए थे। मैंने इस मसले पर गौर किया तो बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये शख्स लाइन पर लेटा क्यों नहीं और इसको टक्कर क्यों लगी। अगर ये तस्लीम कर लिया था कि ये खुदकुशी नहीं और ये कत्ल है तो भी ये बात मेरे दिमाग में बैठी नहीं थी। कत्ल का ये तरीका मेरी समझ से बाहर था। कत्ल इस तरह भी होते हैं जो मैंने तफ्तीश किए थे कि किसी को गला घोंट कर मार डाला और लाश रेलवे लाइन पर रखाए। गाड़ी आई और लाश को काटती हुई निकल गई। इस सूरत में खून का एक कतरा भी न निकला, जिसकी वजह यह है कि ये शख्स पहले ही मरा हुआ था और मरने के बाद खून नहीं निकला करता। फिर एक वारदात ऐसी भी मेरे पास आई कि जिंदा आदमी के हाथ पांव बांधकर रात के वक्त रेलवे लाइन के ऊपर रखा है। रेलगाड़ी पूरी कुव्वत से आई और जिंदा बंधे हुए आदमी को काटती हुई निकल गई, लेकिन अनवर को गाड़ी की टक्कर लगी थी और ये टक्कर पीठ पर लगी थी। मैंने अनवर के भाई बाप से ये मालूम करना था कि इनका बेटा क्या वाकई अपनी बीवी से तंग था और इसकी बीवी इससे बेवफाई करती थी। ये तो लंबी तफ्तीश वाला मामला था जो मैं वहाँ ठंडी रात में और इस वीरान जगह हल नहीं कर सकता था। और अभी तो लाश पोस्टमार्टम के वास्ते अस्पताल भी भिजवानी थी। इसके वास्ते चारपाई की ज़रूरत थी जो मैं चाहता था कि जल्दी आ जाए। रेलवे लाइन के थोड़ी ही दूर चंद एक घर थे। अगर मैं अनवर के बाप और भाई को कहता कि चारपाई ले आएं तो उन्होंने 2 घंटे लगा देने थे।
मैंने अपने हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को कहा कि वो किसी भी घर का दरवाज़ा खटखटाकर कोई पुरानी सी बांध की चारपाई ले आएं, और वो दोनों चले गए। चारपाई आने तक मैंने अनवर के बाप और भाई से पूछना शुरू कर दिया। मैं इस चक्कर में पड़ गया था जो पहले बयान किया गया है कि खुदकुशी करने वाले लाइन पर लेट जाते हैं। अगर ये कत्ल था तो ये तरीका मेरी समझ से बाहर था। तीसरी बात ये हो सकती थी कि मुतवफ़ी लाइन के करीब से गुजर रहा था और गाड़ी आई तो ये एक तरफ होने लगा, लेकिन पत्थर से पाँव फिसला तो लाइन से दूर हटने की बजाय लाइन के करीब गिरने लगा। इतने में इंजन पहुंच गया और उसको टक्कर मारकर दूर गिरा दिया, लेकिन इसकी जेब से जो रुपया निकला था वो मेरी इन सोचों की तरदीद करता था। मैंने अनवर के बाप और भाई से पूछा कि इस रुपये में जो कुछ लिखा हुआ है ये कहाँ तक सही है? क्या अनवर की बीवी और अनवर की बात मानती नहीं थी? मेरे सवाल का जवाब बाप ने दिया और बड़ा भाई भी दरमियान में कहीं कहीं बोलता रहा, और बाप के जवाब में इजाफे भी इसने किए, और मैंने ये देख लिया कि दोनों की राय तकरीबन एक जैसी थी। इनकी राय ये थी कि वो दोनों अनवर की बीवी को बदचलन नहीं समझते थे। उन्होंने ये भी बताया कि अनवर ज़रा हसास तबीयत का आदमी था और गहराई में जाए बगैर गुस्से में आ जाता था। उन्होंने ये भी बताया कि मियाँ बीवी में शादी के चौथे पाँचवें महीने ही जब कली शुरू हो गई थी। अनवर की बीवी बड़े अच्छे और शरीफ घराने की लड़की थी। अनवर का बाप, भाई और भाई की बीवी और अनवर की माँ इस लड़की से मुतमईन थे, और वो घर में कोई बदतमीज़ी की या बेहयाई की बात नहीं करती थी। मियाँ बीवी की नाचाकी इतनी बढ़ गई थी कि कभी अनवर बीवी को गुस्से में आकर उसके घर भेज दिया करता था, और कभी वो 8-10 दिन अपने माँ बाप के पास रहती थी, और कभी 16-17 दिन भी वहाँ गुजारती, और वालिदैन अनवर को समझा बुझाकर भेजते और वो इसको जाकर ले आता था। अनवर की बीवी अनवर के वालिदैन के आगे कई बार रो पड़ी और कहती थी कि अनवर बिला वजह और बिला सबूत इस पर तोहमतें लगाता रहता था। कुछ लोगों ने अनवर की बीवी को बदनाम कर दिया है। अनवर के बड़े भाई ने कहा, ये बात ज़रूर है कि अनवर की बीवी पर्दा नहीं करती, बाहर निकलती है तो चादर लेकर निकलती है जिसमें इसका आधा चेहरा ढका हुआ होता है। अम्बाला की बाबत मैं एक अजीब चीज़ आपको बताता हूँ। अम्बाला शहर और दूसरे ज़िले के आम देहाती इलाकों में भी मुसलमान औरतें बड़ा ही सख्त पर्दा किया करती थीं। हिंदुस्तान में कहीं चले जाएं, देहात की औरतें पर्दा नहीं करती और मर्दों के साथ खेतों में काम करती हैं, लेकिन अम्बाला के देहात में कोई औरत बुर्के के बगैर बाहर नहीं निकला करती थी। शहर के पास तालीम याफ्ता घरानों में कुछ ऐसे भी थे जिनकी औरतें बुर्के की बजाय चादर ओढ़कर निकलती थीं। मुतवफ़ी अनवर का घराना पर्देदार था, लेकिन इसके ससुराल में बुर्के की बजाय चादर ली जाती थी। मुझको ये शक हुआ कि अनवर की बीवी शायद घूमने फिरने वाली लड़की थी, और ऐसी लड़कियां अक्सर घर वालों को बताकर निकलती हैं कि सहेली के घर जा रही हैं, मगर कहीं और पहुंच जाती हैं। इस ख्याल को सामने रखकर मैंने बाप और बड़े भाई से पूछा कि वो अपनी सहेलियों के यहाँ तो जाती होगी। मुझे जवाब मिला कि ये लड़की बहुत कम किसी के घर जाती है। लड़की के वालिदैन इसी शहर के रहने वाले थे और अनवर के घर से थोड़ी ही दूर एक महल्ले में इनका घर था। ये तो मैं वक्त गुजारने के वास्ते मोटी मोटी बातें पूछ रहा था। असल तफ्तीश तो मुझे थाने में करनी थी और गहराई में जाना था। थाने के मुखबिर भी थे जिनसे खुफिया रिपोर्टें भी लेनी थीं। लड़की हो या लड़का, इनके घर वाले इनके चाल चलन पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। हकीकत की बातें दूसरों से मालूम होती हैं। मैंने इन दोनों से पूछा कि इनकी क्या अनवर की किसी से दुश्मनी होगी। उन्होंने पूरे एतमाद के साथ जवाब दिया कि वो किसी के साथ दुश्मनी पैदा करने या रखने वाले लोग नहीं हैं। ये तो मैं इन लोगों की चाल ढाल से अंदाज़ा लगा चुका था कि इज्जत और वक़ार वाले लोग हैं। इतने में चारपाई आ गई। चारपाई के साथ 5-6 आदमी भी आ गए। इनको मालूम हो गया था कि कोई आदमी गाड़ी के नीचे आकर मारा गया है और इसकी लाश अस्पताल ले जाई जा रही है। ये सुनकर कुछ तमाशाई आ गए। मैंने इन्हीं लोगों से लाश उठवाकर चारपाई पर डाली और हेड कांस्टेबल को कहा कि अस्पताल ले जाए और डॉक्टर को जाकर बताए कि सुबह तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। ये कहने की ज़रूरत नहीं थी, इस वास्ते कि उन वक्तों में डॉक्टर सारे काम छोड़कर पोस्टमार्टम कर दिया करते थे और ये सोचकर रिपोर्ट भी जल्दी लिखा करते थे।
انوار کے باپ اور بھائی کو بھی لاش کے ساتھ یہ کہہ کر بھیج دیا کہ پوسٹ مارٹم کے بعد وہ لاش وصول کر کے گھر لے جائیں اور پھر ان کو بتایا کہ میں صبح ان کے گھر آؤں گا۔ میں ان سب کو تھانے بلا سکتا تھا، لیکن یہ سوچا کہ بیچاروں کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، اس واسطے ان کو تھانے بلانا مناسب نہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ میں نے گھر کے ہر فرد سے بے شمار باتیں پوچھنی تھیں۔ ٹھیک نہیں لگا کہ پورے خاندان کو تھانے بلا لیتا۔ اس طرح ان کو بھیج کر میں ریلوے اسٹیشن پر چلا گیا۔ اسٹیشن ماسٹر سے ملنا ضروری تھا۔ جب ریلوے اسٹیشن پہنچا تو گھڑی دیکھی، رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ اس وقت اسٹیشن ماسٹر اپنے دفتر میں تھوڑی ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا دفتر تو بند ہو چکا تھا اور یہی مجھ کو توقع بھی تھی۔ وہاں سے ایک کلی کو پکڑا جو اسٹیشن ماسٹر کا گھر جانتا تھا۔ اس کا گھر دور نہیں تھا، ریلوے اسٹیشن سے تھوڑی ہی دور ریلوے کے دیے ہوئے بنگلے میں رہتا تھا۔ اس وقت کسی کو جگانا مناسب نہیں ہوتا، لیکن میں بھی تو اپنی ڈیوٹی پر جاگ رہا تھا اور ایک جوان آدمی مر گیا یا کسی کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر کے بنگلے پر جا کر دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارا اور کچھ دیر بعد اسٹیشن ماسٹر خود ہی آنکھیں ملتا اور جمائیاں لیتا ہوا آیا۔ مجھے افسوس ہے اسٹیشن ماسٹر صاحب، میں نے کہا، لیکن معاملہ بڑا سنگین ہے جس کو میں صبح تک ٹال نہیں سکتا۔ میری ڈیوٹی ایسی ہے کہ آپ کو بے آرام کیا ہے، اسٹیشن ماسٹر نے کہا اور میری بات پوری نہ ہونے دی اور مجھے اندر لے گیا، ایک کمرے میں بٹھایا اور پوچھا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ میں نے اس سے پھر وہی سوال کیا جو ٹیلی فون پر بھی کر چکا تھا کہ ڈرائیور نے اور کیا بتایا تھا۔ اسٹیشن ماسٹر نے وہی بات بتائی جو وہ ٹیلی فون پر بتا چکا تھا۔ میں نے آپ کو فون پر بھی کہا تھا، اسٹیشن ماسٹر نے کہا۔ ڈرائیور نے اس طرح بات کی تھی جیسے یہ کوئی خاص یا سنگین معاملہ نہیں تھا۔ اس نے صرف اطلاع دی تھی کہ ایک آدمی اس کے انجن کی ٹکر سے گر پڑا تھا اور شاید وہ زندہ نہ ہو۔ پھر ایک مہربانی کریں، میں نے کہا، مجھ کو تفتیش کے واسطے ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ وہ کہاں رہتا ہے؟ کیا آپ اسے کل تک تھانے میرے پاس بھجوا سکتے ہیں؟ اسٹیشن ماسٹر نے تقریباً 50 میل دور کے ایک اسٹیشن کا نام لیا اور کہا کہ وہ وہاں رہتا ہے اور اس کو بلایا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کو جتنی جلدی ہو سکے بلوا دیں، وہ سرکاری طور پر میرے پاس آئے۔ اسٹیشن ماسٹر نے کہا کہ وہ بذریعہ ٹیلی فون اطلاع کر دے گا اور کل پچھلے پہر تک وہ آ جائے گا۔ یہ مسئلہ حل کر کے میں واپس تھانے آ گیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ اگلی صبح ابھی تاریخ ہی تھی کہ مجھ کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ملی۔ ریڑھ کی ہڈی انجن کی ٹکر سے ٹوٹ پھوٹ گئی تھی اور پیچھے کی طرف سے پسلیاں بھی بری طرح ٹوٹی تھیں۔ موت کا وقت بھی لکھا تھا، وہ تو مجھ کو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ریل گاڑی اس مقام سے گزری تھی۔ اس رپورٹ سے مجھ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر انوار کے ایڈریس پر پہنچ گیا۔ وہ مسلمانوں کا محلہ تھا۔ انوار کے گھر والی گلی مردوں سے بھری ہوئی تھی، رونا چیخنا باہر دور تک سنائی دے رہا تھا۔ یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگ جذبات سے اس قدر عاری اور خالی ہو گئے ہیں کہ محلے میں ایک گھر میں میت پڑی ہوتی ہے اور عورتیں بین کر رہی ہوتی ہیں اور ساتھ والے گھر والوں میں ٹی وی اور ٹیپ ریکارڈر پوری اونچی آواز میں گانے سنا رہے ہوتے ہیں۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں، اس وقت لوگوں میں باہمی ہمدردی اور پیار تھا۔ آج وہ وقت مجھ کو یاد آتا ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ بہت بڑی دولت سے محروم ہو گئے ہیں۔ انوار کے گھر کی اتنی لمبی گلی ماتم کدہ بنی ہوئی تھی، مجھ کو جو بھی آدمی نظر آتا اس کے چہرے پر غم اور اداسی دکھتی۔ محلے داروں کو معلوم تھا کہ میں تفتیش کے واسطے آیا ہوں اور مجھ کو ماتم والے گھر بٹھانا مناسب نہیں۔ ایک معزز آدمی مجھ کو گلی کے ایک سرے پر اپنے مکان میں لے گیا اور بیٹھک کھول کر مجھ کو بٹھایا۔ اس علاقے کے نیم سرکاری افراد مثلاً ذیلدار وغیرہ میری حاضری میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان کو کہا کہ سب باہر میرے بلانے کے انتظار میں رہیں اور انوار کے باپ کو میرے پاس بھیج دیں۔ انوار کا باپ پہلے ہی باہر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ فوراً اندر آیا اور میں نے اس کو بٹھا لیا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے یہ شخص ایک رات میں ہی ضعیف العمر ہو گیا ہو، بیچارے کے کندھے آگے کو جھکائے تھے۔ کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ یہ خودکشی کی واردات نہیں؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ محسوس کیا ہے تو یہاں آ گیا ہوں، میں نے جواب دیا۔ ابھی میں فیصلہ نہیں دے سکتا کہ یہ خودکشی ہے یا قتل یا اتفاقی حادثہ۔ میں آپ کو صرف یہ یقین دلاتا ہوں کہ تفتیش میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔
रात 2 बजे के बाद मैं घर पहुंचा था और अभी सूरज निकलने में देर थी तो थाने पहुंचकर आपके पास आ गया हूं। अब ये सबूत आपको पेश करना है कि आपके बेटे को कत्ल किया गया है। ये देख लें। अनवर के बाप ने 3 या शायद 4 कागज मेरे आगे रखकर कहा, यह है मेरे बेटे का सही हैंड राइटिंग। आप हर इस फर्द को दिखाकर पूछें जो मेरे बेटे के साथ बेतकल्लुफ ताल्लुकात रखता था। अनवर की आखिरी तहरीर जो इसकी जेब से बरामद हुई थी मेरी जेब में थी। मैंने वो रुक्का निकाला और खोलकर सामने रख लिया और वो कागजात देखे जो उसके बाप ने दिए थे। ये कुछ महीने पहले की तहरीरें थीं। अनवर एक बार अपने दोस्तों के साथ कुछ दिनों के वास्ते शिमला गया था और वहां से उसने घर खत लिखा था। फिर वो सरकारी ड्यूटी पर अपने एक अफसर के साथ दिल्ली गया था और वहां से उसने घर खत लिखा था। उन दिनों आटा राशन कार्ड पर मिला करते थे और राशन कार्ड पर घर के तमाम अफराद के नाम लिखे होते थे। अनवर की शादी हो गई तो एक फर्द का इजाफा हो गया। अनवर ने एक दरख्वास्त लिखी थी कि उसके घर के राशन कार्ड में एक फर्द का इजाफा किया जाए। मालूम नहीं ये इजाफा हो सका या नहीं, अलबत्ता ये दरख्वास्त उसके कागजों में पड़ी हुई मिली तो इसका बाप वो भी इस खतूत के साथ उठा लाया। फिर बाप ने 2-3 किताबें मेरे आगे रखीं। ये नॉवेल थे जिन पर अनवर के अपने हाथ से उसका अपना नाम लिखा था। एक नॉवेल के आखिर में उसने 3 फ़िक्रे नॉवेल की कहानी की तारीफ में लिखे थे। मैंने देखा कि ये सारी तहरीरें यानी अनवर के सारे खत और नॉवेल पर लिखे हुए नाम वगैरह से साफ पता लगता था कि एक ही हाथ के लिखे हुए हैं। फिर मैंने इस रुके की तहरीर देखी जो अनवर की लाश की जेब से बरामद हुआ था। इसका बाप और भाई ठीक ही कहते थे कि इन तहरीरों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क था और कोई अनपढ़ आदमी भी देखकर कह सकता था कि ये रुका उसके हाथ का लिखा हुआ नहीं। जिस हाथ ने ये खत लिखे हैं और जिस हाथ ने नॉवेलों पर नाम लिखा है ये तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ने फैसला लिखकर देना था। अदालत में सिर्फ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट ही तस्लीम की जाती है। गुज़िश्ता रात मौकाई वारदात पर अनवर के बाप और भाई ने अनवर की बीवी के चाल चलन पर अनवर के शुबे को रद्द कर दिया था, बल्कि कुछ उसकी तारीफ भी की थी। अब मैं तफसीली तफ्तीश के वास्ते वहां गया तो बेहतर ये समझा कि सबसे पहले अनवर की बीवी से बात की जाए। मुझको इतना तजुर्बा हो गया था कि चेहरे से, बोलने के अंदाज से और अपनी छठी से ये मालूम कर लेता था कि यह आदमी या औरत अंदर से क्या है और बाहर और बातों में जो कुछ है वो सब जाली अक्स है। मैंने अनवर के बाप को कहा कि अनवर की बीवी को मेरे पास भेज दे और उसको पूरी तसल्ली और दिलासा देकर भेजे कि इसके खिलाफ कोई बात नहीं आएगी और वो ज़रा सा भी ना डरे और मुझको अपना भाई समझकर मेरे पास बैठे। 10-12 मिनट ही गुजरे होंगे कि अनवर का बाप उसकी बीवी को अपने साथ ले आया और मैंने बाप को कहा कि वो अब बाहर चला जाए। अनवर की बीवी खूबसूरत लड़की थी और गम की बड़ी दर्दनाक तस्वीर बनी हुई थी। शादी के 1 साल बाद ही बेवा हो जाना बहुत बड़ा सदमा होता है, लेकिन यहाँ सदमे में मज़ीद इजाफा ये हो गया था कि खामिद ने इस पर बदचलनी और बेवफाई की तोहमत लगाकर खुदकुशी कर ली थी। यह अब मेरा काम था कि कम से कम इस दूसरे सदमे से मैं इस लड़की को बचा लूं और ये इसी सूरत में मुमकिन था कि साबित कर दूं कि ये खुदकुशी नहीं कत्ल है। मैंने हस्ब आदत उसकी घबराहट रवा करने की कोशिश की और उसके साथ इजहार हमदर्दी किया और उसके बाद उससे पूछा कि गुज़िश्ता रात उसको अनवर के बाप और भाई ने क्या बताया था कि वो किस तरह फौत हुआ है। उसने जवाब दिया कि उन्होंने घर में सबको बताया था कि अनवर की जेब से एक रुका निकला है जिससे ये जाहिर होता है कि उसने खुदकुशी की है, लेकिन बाप ने ये भी बताया कि ये तहरीर अनवर की है ही नहीं। क्या आप मुझको वो रुका दिखा सकते हैं? अनवर की बीवी ने पूछा। मेरी डायरी में इस लड़की का नाम नुसरत लिखा हुआ है। मैंने वो रुका उसके आगे रख दिया। उसने पढ़ा और रुका मुझे वापस दे दिया। नहीं साहब, नुसरत ने बड़े ज़ोर से सर हिलाकर कहा, यह तहरीर मेरे खामिद की है ही नहीं और दूसरी ज़रूरी बात यह है कि इसको मेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं रही थी और मैंने इसके सारे शक रफ़े कर दिए थे। घर में इस बात का किसी को भी पता नहीं, सिर्फ अल्लाह जानता है कि तकरीबन 1 महीना पहले हमारे दरमियान ऐसी कोई शक्को शुबे वाली बात नहीं रही थी। खुदकुशी की ये जो वजह लिखी गई है ये बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद है और ये अनवर ने लिखी ही नहीं। क्या आप ये समझते हैं कि मैं इसके हैंड राइटिंग को पहली बार देख रही हूँ? नुसरत की इस बात से बात निकल कर सामने आई
کہ اب انوار کے دل میں نصرت کے خلاف کوئی شک شبہ نہیں رہا تھا، لیکن اس سے پہلے یہ شبہ موجود تھا اور اس واسطے ان کے درمیان ناچاکی تھی۔ میں تم کو چھوٹی بہن سمجھ کر بات کر رہا ہوں نصرت، میں نے کہا۔ صرف میں ہوں جو اس شک کو رفع کر کے ساری دنیا کو بتا سکتا ہوں۔ تم نے میری یہ مدد کرنی ہے کہ میں جو پوچھوں سچ بتانا، اور تم جو بیان دو وہ پورے کا پورا سچ ہو۔ اللہ کے سوا یہاں کوئی نہیں سن رہا، نہ میں کسی کو کچھ بتاؤں گا۔ یہ بتاؤ کہ تم کبھی روٹھ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی تھیں اور کبھی انوار غصے میں آ کر تم کو گھر بھیج دیتا تھا؟ میں تو اب بھی 2-3 دنوں سے اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہوئی تھی، نصرت نے کہا۔ رات کو ایک آدمی ہمارے گھر آیا اور اس حادثے کی اطلاع دی۔ میں اور میرے ابو، امی اور بھائی دوڑتے ہوئے یہاں پہنچے، لیکن میں روٹھ کر یا انوار سے جھگڑا کر کے گھر نہیں گئی تھی، بلکہ انوار نے اپنی خوشی سے مجھے بھیجا تھا۔ اس سے پہلے ایسا ہوتا رہا ہے کہ کبھی میں انوار سے لڑائی جھگڑے کے بعد روٹھ کر چلی گئی اور کبھی اس نے غصے میں آ کر بھیج دیا، اور کبھی 10 دن اور کبھی 15 دن بعد اپنے ماں باپ کے کہنے پر آیا اور مجھ کو گھر لے آیا۔ میں پھر کہتی ہوں کہ اب ہمارے درمیان کوئی شک شبہ اور کوئی ناچاکی نہیں رہی تھی۔ پہلے ناچاکی کیوں ہوتی تھی؟ میں نے پوچھا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ڈرے گھبرائے بغیر صحیح بات بتا دو اور پھر میں اس پر پردہ ڈالوں گا اور سچ کو نکھار کر سامنے لے آؤں گا۔ اب کچھ پردے اٹھنے لگے۔ نصرت کی بابت یہ خیال ذہن میں رکھیں کہ وہ پورے اعتماد کے ساتھ بات کرتی تھی اور اس کو بہت بڑی چوٹ پڑی تھی اور اس کی بدنامی بھی ہوئی تھی، اس واسطے وہ زخمی بلی بلکہ شیرنی کی طرح حملہ کرنے پر آئی ہوئی تھی۔ وہ کسی ہی بڑے ہی دل والے خاندان کی لگتی تھی۔ اللہ نے اس کو جیسی شکل دی تھی ویسی ہی عقل بھی دی تھی۔ اس نے جو الفاظ مجھے کہے تھے وہ مجھے آج تک یاد ہیں کہ میں یہاں بند کمرے میں بیٹھ کر ہی بیان نہیں دوں گی، بلکہ منڈیر پر کھڑی ہو کر ساری دنیا کو سناؤں گی کہ میں کیا ہوں اور میرا خاوند کیا تھا اور حقیقت کیا ہے۔ اس لڑکی نے میرے دل میں اپنی قدر اور قیمت پیدا کر لی۔ اس نے بڑا تفصیلی بیان دیا جو پورے کا پورا یہاں دینا ضروری نہیں، اصل جو تھا وہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ لڑکی نصرت خوبصورت بھی تھی اور 10 جماعتیں بھی پڑھی ہوئی تھی، جو اس دور میں ایک مسلمان لڑکی کے واسطے اعلیٰ تعلیم سمجھی جاتی تھی، اور پھر خاندان ہر لحاظ سے ٹھیک ٹھاک تھا اور اس خاندان کی عزت بھی تھی۔ اس واسطے اس لڑکی کے رشتے کے خواہش مند 3-4 اچھے گھرانے والوں کے لوگ تھے۔ ہر لڑکی کے والدین کے سامنے یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ ایک لڑکی ہوتی ہے اور رشتہ مانگنے والے ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ لڑکی تو ایک ہی جگہ دینی ہوتی ہے، باقی ناراض ہو جاتے ہیں، اور ان میں اگر کوئی اکھڑ اور بدمعاش ٹائپ لوگ ہوں تو وہ باقاعدہ ہمیشہ کے لیے عداوت دل میں رکھ لیتے ہیں، اور انہوں نے رشتے سے جواب دے کر ان کی بے عزتی کر ڈالی ہے یہ وہ سوچتے ہیں۔ نصرت کے رشتے کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ 2 لڑکوں کے والدین کو جواب دے دیا گیا اور نصرت کی شادی انوار کے ساتھ کر دی گئی۔ نصرت نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کے والدین کہتے تھے کہ انوار کا خاندان بہت شریف اور عزت والا ہے اور اس گھر میں خوشحالی بھی پائی جاتی ہے۔ نصرت نے میرے پوچھے بغیر ہی بتا دیا کہ جن 2 لڑکوں کو قبول نہیں کیا گیا تھا اس کے والدین کا رد عمل کیا تھا۔ ایک گھر تو بالکل چپ ہو گیا، انہوں نے نہ کوئی ناراضگی رکھی نہ کبھی گلہ کیا، لیکن دوسرے گھر کے لڑکے نے نصرت کو تھوڑا سا پریشان کیا تھا۔ نصرت نے اس لڑکے کا نام محمود بتایا۔ محمود کا باپ افسری گریڈ میں فوجی ہیڈ کوارٹر میں ملازم تھا۔ اس خاندان کے لوگ امیر خاندان کے کہلاتے تھے۔ محمود ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کو گھر کی امیری نے اور والدین کے بے جا پیار نے بگاڑ دیا تھا۔ اس میں اوچھا پن زیادہ تھا اور اپنے آپ کو فلموں کا ہیرو سمجھتا تھا۔ یہ خاندان نصرت کی رشتہ داری کے خاندانوں میں سے تھا۔ نصرت محمود کو اچھی طرح جانتی تھی اور اس واسطے کہ وہ پردہ نہیں کرتی تھی، محمود کے ساتھ اس کی سلام دعا بھی ہو جایا کرتی تھی اور محمود اس کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ نصرت نے بیان میں کہا کہ محمود کی خواہش تھی کہ میرا رشتہ اس کو مل جائے، لیکن نصرت نے اپنی زبان سے اپنی ماں کو کہا تھا کہ خدا کے واسطے اس کو محمود کے ساتھ نہ بیاہ دینا، یہ تو بڑا ہی گھٹیا لڑکا ہے۔ جب رشتے سے انکار ہو گیا تو شاید محمود کو کسی طرح پتہ لگ گیا کہ نصرت نے اپنی زبان سے اس کو نامنظور کیا ہے۔
یہ اس طرح پتہ لگا کہ انکار کے بعد اس نے نصرت کو کہا کہ اس نے اس کو نامنظور کر کے بہت برا کیا ہے۔ میں نے نصرت سے پوچھا کہ محمود نے اس کو کبھی کوئی ایسی دھمکی دی تھی؟ نصرت نے جواب دیا کہ پہلے وہ بڑے رعب اور کچھ دھمکی کے لہجے میں ہی بات کرتا تھا، لیکن ایک روز محمود نے اس کو گلی میں روک کر پھر ایسی بات کہی تو نصرت نے اس کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہاں میں نے خود تم کو دھتکارا ہے اور آئندہ مجھ کو راستے میں نہ روکنا، نہ کبھی مجھ کو ملنے کی کوشش کرنا۔ اس کے بعد محمود نے اس کو کچھ بھی نہ کہا اور نصرت کی شادی انوار کے ساتھ ہو گئی۔ اس کے بعد نصرت نے ایک بڑی ہی اہم بات بتائی۔ اکثر لڑکیاں اپنی بابت ایسی باتیں نہیں بتایا کرتیں۔ شادی کے معاملے میں نصرت کی اپنی پسند تھی۔ یہ صرف پسند اور مرضی والی بات ہی نہیں تھی بلکہ نصرت کی اس نوجوان کے ساتھ اچھی بھلی محبت تھی۔ اس کا نام عبدالستار تھا اور سب اس کو ستار کہتے تھے۔ ستار ان کے رشتے داری کا برادری کا لڑکا تھا اور ان کے ساتھ ان کا تعلق اتنا زیادہ تھا کہ نصرت اور ستار کو آپس میں ملنے جلنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ لڑکپن میں ہی ان کی محبت ہو گئی تھی۔ نوجوانی میں آ کر جب ان کے جذبات میں شدت اور سنجیدگی پیدا ہوئی تو انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا، لیکن ستار کا خاندان مالی حیثیت سے نصرت کے خاندان کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ یہ مطلب نہیں کہ ستار کا خاندان غریب تر تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی وہ حیثیت نہیں بنتی تھی جو نصرت کے خاندان کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ستار کے والدین نے نصرت کا رشتہ مانگا ہی نہیں۔ نصرت نے اپنی ماں کو بتا دیا تھا کہ وہ ستار کو چاہتی ہے، لیکن ماں نے اس کو سمجھا بجھا کر اس کی خواہش رد کر دی تھی۔ یہ نصرت کی خاندانی شرافت تھی کہ اس نے محبت کو دل میں دبا لیا اور والدین کی پسند قبول کر لی۔ ستار اور نصرت کو اس کا بہت صدمہ تھا۔ نصرت نے یہ صدمہ برداشت کر لیا، لیکن ستار سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ شادی کے بعد ستار نصرت سے ملا تھا اور وہ روتا بھی تھا اور کہتا تھا کہ وہ شادی کرے گا ہی نہیں اور یہی دعا کرتا رہے گا کہ کسی نہ کسی طرح نصرت اس کو مل جائے۔ نصرت نے اس کو بہت سمجھایا اور کہا کہ اللہ کو جو منظور تھا وہ ہو گیا ہے اور وہ اللہ کی مرضی کو قبول کر لے۔ پھر نصرت نے ستار سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ شادی کو 4 مہینے گزر گئے تو ایک روز انوار 4 بجے سے تھوڑا بعد اپنے معمول کے مطابق دفتر سے گھر پہنچا اور نصرت کو اپنے کمرے میں بلایا۔ نصرت گئی تو انوار نے ایک رکا نصرت کو دیا اور کہا کہ اسے پڑھو اور مجھ کو جواب دو۔ نصرت نے رکا پڑھا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور چہرے کا رنگ بدل گیا۔ رکا پڑھ کر وہ انوار کے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ رکا نصرت کے نام تھا اور اس کے نیچے عبدالستار لکھا ہوا تھا۔ رکے میں محبت کا بڑا شدید اظہار کیا ہوا تھا اور لکھا تھا کہ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ تمہیں دل سے اتار دوں، لیکن میں جتنی کوشش کرتا ہوں تم اتنی ہی زیادہ مضبوطی سے میرے دل کو گرفت میں لے لیتی ہو۔ اگر مجھ کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو پہلے سے زیادہ ملا کرو، ورنہ میں معلوم نہیں کیا کر بیٹھوں گا۔ یہ رکا لفافے میں نہیں تھا بلکہ ویسے ہی کاغذ تہہ کر کے کسی نے اسے چھوٹے سے لیٹر باکس میں ڈال دیا تھا جو انوار کے گھر کے باہر لگا ہوا تھا۔ یہ چھوٹا سا لیٹر باکس گھر کی ڈاک کے واسطے دروازے کے ساتھ لگایا گیا تھا، جیسے کہ شہروں کے گھروں کے باہر لوگ لگا کر رکھتے ہیں۔ انوار دفتر سے آیا تو حسب عادت لیٹر باکس کھول کر دیکھا تو اس میں سے یہ رکا نکلا۔ آپ تصور میں لا سکتے ہیں کہ ایک خاوند کو اپنی بیوی کی بابت ایسا رکا دیکھ کر کتنا زیادہ غصہ آیا ہوگا اور اس کی جذباتی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ نصرت نے بتایا کہ انوار بہت حساس آدمی تھا اور اس کو غصہ بڑی جلدی آتا تھا، اور اس میں ایک خرابی یہ تھی کہ بات کی گہرائی تک جاتا ہی نہیں تھا۔ تحمل اور بردباری تو اس میں تھی ہی نہیں۔ اس نے نصرت سے جواب طلبی کی اور یہ تہمت لگائی کہ وہ ستار سے ملتی رہتی ہے۔ نصرت نے اس کو تسلی دینے کے واسطے بہت کچھ کہا، لیکن انوار پر جو کیفیت بن گئی تھی وہ اس کے قابو سے باہر تھی۔ وہ نصرت کی کوئی دلیل اور کوئی قسم قبول نہیں کر رہا تھا۔ نصرت کو اچانک خیال آ گیا کہ یہ ہینڈ رائٹنگ ستار کا تو ہے ہی نہیں۔ ان کی آپس میں اتنی زیادہ محبت اور بے تکلفی تھی اور میل جول بھی تھا، اس واسطے ایک دوسرے کی تحریر کو بھی اچھی طرح پہچانتے تھے۔ نصرت نے انوار کو یہ بات بتائی تو وہ اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ نصرت نے کہا کہ اس کا فیصلہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اس کو ستار کی تحریر دکھائے
अनवर तो अपने आप में फैसला कर चुका था कि उसने जो नुसरत पर तोहमत लगाई है वो बिल्कुल सही है और ये रुका सत्तार का ही है। आखिर बहुत ही झकझक और तुच्छ कलामी के बाद ये बात यहाँ ख़त्म हुई कि अनवर ने नुसरत से वादा लिया कि वो आइंदा सत्तार के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखेगी और ये रुकेबाजी नहीं चलेगी। नुसरत ने इसको कहा कि वो जब अपने माँ बाप के पास जाती है तो अनवर किसी न किसी तरह देख लिया करे कि वो सत्तार से वहाँ मिलती है या नहीं। अभी 20-22 दिन ही गुजरे थे कि ऐसा ही एक और रुका पहले की तरह लेटर बॉक्स से मिला और ये भी अनवर ने दफ्तर से आकर लेटर बॉक्स को खोला था और वो रुका निकला था। अब तो अनवर ने उधम बपा कर दिया और कहा कि ये 2 रुके तो इत्तेफाक से अनवर को मिल गए हैं, अल्लाह जाने ऐसे कितने और रुके आते होंगे और नुसरत भी उनका जवाब देती होगी। यहाँ से मियाँ बीवी में खासी ज़्यादा तू में हो गई और नुसरत उस दिन बहुत रोई। अनवर कोई बात सुनने के वास्ते तैयार ही नहीं था। मालूम नहीं क्यों अनवर ने यह एहतियात की कि ये रुके अपने वालिदैन को या घर के किसी और फर्द को न दिखाए। अब तो मियाँ बीवी के दरमियान एक दीवार खड़ी होने लगी और इनकी जो बेतकल्लुफ़ी थी उसमें जहर पैदा हो गया। अनवर ज़रा सी बात पर नुसरत पर गुस्सा झाड़ देता और उसे बात करने का मौका ही नहीं देता था। घर में नुसरत का दूसरे अफराद के साथ रवैया बहुत ही ठीक रहता था, जो उसने इन हालात में भी ठीक रखा था। घर वालों को ये पता लग गया था कि मियाँ बीवी के दरमियान कोई गड़बड़ ज़रूर पैदा हो गई है। 2-2.5 महीने गुजर गए, कोई रुका ना आया, लेकिन अनवर नुसरत से बेबज़न हो गया था और ये शुबा उसके दिल में बैठ गया कि नुसरत उसके साथ वफा नहीं कर रही। अब तो नुसरत को भी गुस्सा आने लगा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि अनवर कभी कभी नुसरत को गुस्से में उसके घर भेज देता था। चंद दिनों बाद ले भी आता था। 3 महीनों के बाद एक रोज़ फिर रुका आ गया। ये भी पहले 2 रुकों की तरह लेटर बॉक्स से अनवर ने निकाला था। मैंने इस मौके पर नुसरत से पूछा था कि ये रुके घर के किसी और फर्द के हाथ क्यों नहीं आते थे। नुसरत ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, जो ये था कि डाकिया 12 बजे से 1 बजे के दरमियान गली से गुजरता है और 1 बजे के बाद घर का कोई न कोई फर्द लेटर बॉक्स खोलकर देखता है। इसके बाद कोई डाक नहीं आती। उसने कहा कि ये रुका कोई और वक्त डाल जाता था जब अनवर का दफ्तर से आने का वक्त हो जाता था। इस तरह रुका अनवर के हाथ ही लगता था। अगर मैं सत्तार और नुसरत की मोहब्बत की कहानी और नुसरत और अनवर की अज़दवाजी ज़िंदगी के हालात सुना रहा होता तो पूरी तफसील से बयान करता, लेकिन मैं एक तफ्तीशी कहानी सुना रहा हूँ, इस वास्ते बाकी तफसीलात को नज़रअंदाज कर रहा हूँ। आप ये जहन में रख लें कि अब्दुल सत्तार के रुके आते रहे और इनके बाइस अनवर और नुसरत की अज़दवाजी ज़िंदगी में इतनी सख्त नाचाकी पैदा हो गई कि अनवर ने नुसरत को तलाक की धमकी भी एक बार दे दी थी। इनके घर वाले बहुत परेशान हो रहे थे कि इनको हो क्या गया है। तीसरे रुके में सत्तार ने कुछ ऐसे अल्फाज लिख दिए थे जिनसे साफ जाहिर होता था कि वो अब किसी न किसी तरह नुसरत को इस अज़दवाजी ज़िंदगी से यानी अनवर से आज़ाद करा लेगा। तीनों रुकों में ऐसे अल्फाज ज़रूर होते थे जिनसे साफ पता लगता था कि नुसरत सत्तार को ज़रूर मिलती है। मसलन मुझको ये अल्फाज आज भी याद हैं कि तुम उस दिन मिली थी तो बहुत बातें हुई थीं, अब अगली मुलाकात पर कोई फ़ैसला करेंगे। ये बड़ा ही ख़तरनाक रुका था, यानी तीसरा रुका। इस रुके के पेश नज़र सत्तार मेरा नंबर 1 मुश्तबा बन गया, लेकिन नुसरत कहती थी कि यह हैंड राइटिंग सत्तार का नहीं। मैं उसकी ये दलील नहीं मान सकता था, इस वास्ते कि सत्तार ये एहतियात करता होगा कि उसका अपना हैंड राइटिंग न पहचाना जाए, ताकि बात खुल जाने पर वो ये कह सके कि ये रुके तो मैंने लिखे ही नहीं। मुझको ख्याल आया कि सत्तार बड़ा चालाक नौजवान है और उसने ये रुके अपने किसी दोस्त से लिखवाए हैं। अनवर ने ये रुके फाड़ दिए होंगे। मैंने कहा, नहीं। नुसरत ने कहा, मेरे सामने इसने कोई रुका नहीं फाड़ा था। मुझे उम्मीद है कि ये रुके उसने अपने अटैची केस या अपनी अलमारी में महफूज रख लिए होंगे। इन रुकों को वो किसी भी वक्त मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। मैंने कहीं देखे तो नहीं। अगर उसका अटैची और अलमारी खुलवा कर तलाशी ली जाए तो शायद ये रुके मिल जाएं। तुमने कहा था कि अनवर के दिल से सारे शक शुबे निकल गए थे। मैंने कहा और पूछा, ये किस तरह हुआ था?
ये रुके आना बंद हो गए। नुसरत ने जवाब दिया। मैंने दिली तौर पर अनवर के साथ बड़ा प्यारा सलूक जारी रखा और उसको अमली तौर पर यकीन दिलाती रही कि मैं सिर्फ उसी की हूँ। इस तरह करते करते एक रात सत्तार के मौजू पर बात शुरू हो गई तो मैंने देखा कि अनवर बात सुनना चाहता था। मैंने इसको मनवा लिया कि मैं कोई बेवफाई नहीं कर रही और कभी की भी है तो आइंदा नहीं होगी। नुसरत ने मुझको तफसील से बताया कि उसने अनवर को किस तरह राज़ी किया और उसके दिल को साफ कर दिया था। एक बात बताओ नुसरत, मैंने कहा, इन रुकों ने तुम्हारी ज़िंदगी अजीरन बना दी थी। कुदरती बात है कि तुम सत्तार से मिली होगी और उसको ये सारा मसला बताया होगा। नुसरत सच बोलने वाली लड़की थी। उसने फौरन इकरार कर लिया कि वो सत्तार से मिलती थी और सत्तार कसमें खाता था कि उसने ऐसा कोई रुका भेजा और न वो ऐसी जलील हरकत करने की सोच सकता है। नुसरत ने एक औरत का नाम लिया। मेरा ख्याल है कि ये नाम ज़ैनो था। डायरी में उसका नाम नहीं लिखा हुआ। कुछ याद आता है कि नाम ऐसा ही था और ज़ैनो ही था। आपने मेरी और जनाब अहमद यार खान साहब की तफ्तीशी कहानियों में ऐसी औरतों का जिक्र पड़ा होगा। ये औरतें खाते पीते घरों का जाकर काम काज करती हैं और इस तरह रोज़ी कमाती हैं। ये इतनी चालाक और होशियार होती हैं कि ये घरों की भेदी बन जाती हैं और औरतों की मुलाकातें इनके दोस्तों से कराती हैं और मोहब्बत करने वाले लड़के लड़कियों के पैगाम इधर उधर पहुंचाती हैं। उन्होंने अपने आप में ऐसी उस्तादी पैदा की हुई होती है कि हर किसी के दिल पर कब्जा करके इसकी हमराज बन जाती हैं। ये औरतें हर बुरा फेल करती हैं लेकिन ऐसी सफाई से कि हर कोई इनको अच्छा समझता है। ज़ैनो इसी टाइप की औरत थी। नुसरत के माँ बाप के घर उसका आना जाना ज़्यादा था और उनके कुछ काम ज़ैनो ही करती थी। अनवर के घर में भी ज़ैनो ने ठीक ठाक एतबार पैदा किया हुआ था। एक बार नुसरत ने ज़ैनो को अलग बिठाकर कहा कि सत्तार को कहना कि इस तरह रुके न भेजे, इस तरह मेरी बदनामी होती है और अनवर के साथ इस मामले में मेरी अनबन हो गई है। नुसरत ने यह भी बताया कि ज़ैनो को इनकी मोहब्बत का इल्म था। फिर उसने बताया कि ज़ैनो ने सत्तार को जाकर मेरा ये पैगाम दिया तो वो ये जवाब लाई कि सत्तार हैरान हो रहा था कि उसने तो कोई रुका लिखा ही नहीं और न ही उसके लेटर बॉक्स में डाला है। ये पहले रुके के बाद की बात है। इसके बाद नुसरत खुद सत्तार से मिली थी और सत्तार ने उसको यकीन दिलाया था कि वो इस तरह इसको बदनाम नहीं करेगा और ऐसी घटिया हरकत का तो वो सोच भी नहीं सकता। नुसरत और उसके पूरे ख़ानदान के वास्ते बहुत ही बुरी सूरत हाल पैदा हो गई थी कि उसकी हर तरफ गली गली बदनामी हो गई। मालूम नहीं कौन सी ये सारी कहानियाँ और वारदातें जिनका ताल्लुक़ सत्तार और नुसरत की मोहब्बत के साथ था हर तरफ फैलाता फिर रहा था। नुसरत ने बताया कि लोगों को ये भी मालूम हो गया कि सत्तार नुसरत के नाम रुके लिखता है और नुसरत इसको मिलती है और इन दोनों ने मिलकर अनवर को उल्लू बनाया हुआ है। मैंने कुछ और सवाल जवाब किए और मज़ीद बातें मालूम हुई और कुछ अपने शकूक रफ़े किए। फिर मैंने अनवर के बाप को बुलाया और नुसरत की मौजूदगी में कहा कि मैं अनवर के अटैची केस और उसकी अलमारी की तलाशी लेना चाहता हूँ। बाप इसी वक्त मुझे अपने साथ लेके आ। अनवर का घर तो करबला बना हुआ था। अनवर के रिश्ते बिरादरी की औरतें शायद आ गई थीं और वो सब बैन कर रही थीं। ये आवाज़ें और ये मंजर मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वो खासी बड़ी पुरानी टाइप की हवेली थी। मुझको अंदर ले गए लेकिन शुक्र है कि सहन में न जाना पड़ा जहाँ अनवर की मैयत रखी हुई थी। डेवड़ी से ही सीढ़ियाँ ऊपर जाती थीं। अनवर और नुसरत का कमरा बालाई मंजिल में था। अनवर का अटैची और उसकी अलमारी को ताले लगे हुए थे। नुसरत ने मेज़ की दराज़ें देखीं तो एक दराज में से चाबियां निकल आईं। मैंने पहले अटैची खोला और उसकी सारी चीज़ें बाहर निकालीं लेकिन मतलूबा रुके न मिले। फिर अलमारी खोली जिसमें कुछ किताबें और कागजात और ऐसी ही ज़रूरत की कुछ चीज़ें पड़ी हुई थीं। इसकी तलाशी लेते लेते एक फ़ाइल मिली और इसमें से तीनों रुके मिल गए। मैंने पहले ही रुके की तहें खोलकर देखा तो हैंड राइटिंग मानूस लगा, जैसे ये तहरीर मेरी जानी पहचानी हो। मैंने फ़ौरन जेब से वो रुका निकाला जो अनवर की लाश की जेब से बरामद हुआ था। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि हैंड राइटिंग बिल्कुल एक जैसा था। फिर दूसरे दो रुके देखे, ये भी इसी हाथ के लिखे हुए थे। फिर मैंने एक ख़ास बात देखी, वो ये कि चारों कागज़ एक ही जैसे थे। इनकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल एक जैसी थी और ये तमाम कागज़ ऊपर से काटे हुए थे। साफ पता लग रहा था कि राइटिंग पैड में से निकाले गए हैं और पैड के ऊपर जो नाम और एड्रेस छपा हुआ होता है वो काट कर अलग कर दिया गया है।
एक कागज के ऊपर वाले सिरे पर छपे हुए एक लफ्ज का नीचे वाला बहुत थोड़ा सा हिस्सा मौजूद था, यानी नाम और एड्रेस वाला हिस्सा इस तरह काटा गया कि एक लफ्ज के तमाम हुरूफ नीचे से जरा जरा मौजूद थे। ये अंग्रेजी का लफ्ज अम्बाला था। एक के नीचे वाला जरा जितना हिस्सा, फिर एन, और फिर इसी तरह हर हर्फ का नीचे का बहुत ही थोड़ा हिस्सा मौजूद था। किसी आम आदमी की नज़र शायद इस पर ना पड़ती, मेरी नज़र ने ये देख लिया और पहचान लिया कि पेड़ का ऊपरी हिस्सा फाड़ने वाले ने पूरी एहतियात नहीं की। ये तो आप जान चुके हैं कि ये 4 तहरीरें क्या थीं। एक रुका जो अनवार की जेब से बरामद हुआ था, और बाकी 3 रुके जो अनवार ने अपने घर के लेटर बॉक्स से निकाले थे। अब तो इसमें कोई शक ही न रहा कि अनवार की जेब से जो रुका बरामद हुआ था वो इसका लिखा हुआ नहीं था। मैं ये रुके अपने कब्जे में लेकर वहाँ से निकल आया और अनवार के बाप और इसके बड़े भाई को साथ लेकर इसी बैठक में जा बैठा जहाँ मुझको सुबह बिठाया गया था। इन दोनों से मैंने कुछ और बातें पूछी। दोनों ने तस्दीक कर दी। उन्होंने इसकी भी तस्दीक कर दी कि महीने 1.5 महीने से अनवार और नुसरत की आए रोज़ की झकझक और बकबक और नाचाकी ख़त्म हो गई थी और दोनों बड़े प्यार से हंसते खेलते रहने लगे थे। नुसरत के साथ इतनी ज़्यादा बातें हुई थीं कि मैं जब वहाँ से थाने गया तो दिन के 2 बज चुके थे। मैं थाने पहुँचा तो इंजन ड्राइवर आया बैठा था। वो 5-10 मिनट पहले पहुँचा था। ये इस वक्त के इंतज़ामात थे और फर्स्ट शनासी भी कि इतनी जल्दी स्टेशन मास्टर ने ड्राइवर को बुलवा लिया और थाने भेज दिया था। वो भी क्रिश्चियन था और खुश तबीयत आदमी मालूम होता था। उसके वास्ते चाय वगैरह मंगवाई। इंस्पेक्टर साहब, ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इस शख्स को दानिशदार टक्कर नहीं मारी थी। मुझको हवालात में बंद न कर देना। ये रेलगाड़ी थी, कार, ये बस नहीं थी कि आदमी आगे आ जाए तो गाड़ी को एक तरफ कर लिया जाता है। और मैं ये भी जानता हूँ, मैंने हंसते हुए कहा, कि रेलगाड़ी को यकलख्त ब्रेक भी नहीं लगाई जा सकती। मैंने आपको यहाँ आने की तकलीफ़ इस वास्ते दी है कि मुझको सिर्फ ये बता दें कि इस आदमी को टक्कर किस तरह लगी और वो कहाँ था और ये सब कैसे हुआ। मैं आपके काम में दखलंदाजी नहीं कर रहा, ड्राइवर ने कहा, सिर्फ दिलचस्पी की खातिर पूछ रहा हूँ कि गाड़ी के नीचे लोग आते ही रहते हैं, आप इतनी तफ्तीश क्यों कर रहे हैं। मेरी तो जान पर बन गई है, मैंने जवाब दिया। गाड़ी के नीचे आकर कट जाने वाला शख्स खुदकुशी करता है या गलती से गाड़ी के आगे आ जाता है, दोनों सूरतों में पुलिस इतना ही करती है कि लाश का पोस्टमार्टम करवा के लाश वारिसों के हवाले कर देती है। लेकिन ये केस न ही खुदकुशी का है और न ही इत्तफाकिया या हादसाती मौत है, बल्कि एक कत्ल की वारदात मालूम होती है। मैंने इसको बताया कि इसके इंजन की टक्कर से मरने वाले की जेब से एक रुकाब बरामद हुआ था जो मशकूक तहरीर है। ड्राइवर को सारी बातें सुना चुका तो मैंने देखा कि उसके चेहरे का तासुर कुछ बदल सा गया और उसकी आंखें कुछ ज़्यादा खुल गईं। उसने इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सर ऊपर नीचे हिलाया जैसे उसको कोई ख़ास ख्याल आ गया हो। आपका ये शक गलत नहीं हो सकता, ड्राइवर ने कहा। मैं आपको ये सारा मंजर और वक़ुआ बड़े साफ लफ्ज़ों में सुना देता हूँ और राय आप खुद कायम करें। रात गहरी अंधेरी थी। इंजन की सामने वाली रोशनी बिल्कुल ठीक और साफ थी और इसमें दूर तक नज़र काम करती थी। मैं इस वक्त आगे देख रहा था और दूसरी तरफ मेरा फायरमैन आगे को देख रहा था। हम लोग आमतौर पर आगे कम ही देखा करते हैं, लेकिन आगे स्टेशन आ रहा था और इंजन आउटर सिग्नल के करीब पहुंच रहा था और इस वास्ते में सामने देख रहा था कि आउटर सिग्नल और इसके बाद आने वाला सिग्नल डाउन है या कि नहीं। मुझको सिग्नल की सब्ज बत्ती जलती नजर आई और जब इंजन आउटर सिग्नल से आगे निकल गया तो ज़रा ही आगे मुझको रेलवे लाइन के करीब बाईं तरफ 4 आदमी खड़े नजर आए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि इनको मालूम ही ना होता कि गाड़ी आ रही है। इंजन की रोशनी और गाड़ी का शोर ऐसा था कि वो बेखबर हो ही नहीं सकते थे। मैं एहतियातन फायरमैन से कहने ही लगा था कि विसिल बजा दे। उसने पहले ही विसिल दे दी। वो इंजन की दूसरी साइड पर था और विसिल बजाने वाला तार उसके करीब था। मैं इन चारों को देखता रहा। मुझको इस तरह लगा जैसे 3 आदमियों ने एक आदमी को रेलवे लाइन की तरफ घसीटा और धकेला हो। इंजन बिल्कुल इनके करीब पहुंच गया। मैंने इंजन की स्टीम कुछ देर पहले बंद कर दी थी, फिर भी रफ्तार तेज थी। अब फासला कम होने की वजह से वो चारों इंजन की रोशनी में और साफ नजर आ रहे थे। एक आदमी को 2 आदमियों ने लाइन की तरफ धकेला और लाइन से दूर दौड़ते हुए बैठ गए और चौथा इंजन के करीब हो गया। इसके साथ इसके
साथ आने वाले आदमियों ने यकीनन उस आदमी को पीछे से धक्का दिया कि वो लाइन पर गिर जाए या खड़े खड़े इंजन के आगे आ जाए। मैंने इतना ही देखा कि इंजन ने इस आदमी को टक्कर मारी और इंजन आगे निकल गया। इस तरह ये हुआ कि इंजन की रोशनी आगे निकल गई और पीछे अंधेरा रह गया। बाहर से बड़ी ठंडी हवा मेरे मुंह पर पड़ रही थी, जिसके बाइस मेरी आंखों में कुछ पानी सा आ रहा था। मैं नहीं देख सका कि वो आदमी इंजन की टक्कर से लाइन के अंदर गिरा या बाहर को। पहले मुझको शक था कि इस आदमी को लाइन की तरफ धकेला गया था। ये मैंने इस तरह देखा था जिस तरह धुंध में कोई चीज़ देखी जाती है। लेकिन अब आपने कत्ल का शक जाहिर किया तो मैंने अपने जहर पर जोर दिया और इस मंजर को अपनी आंखों के सामने लाया। तो अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मरने वाले के साथ वाले आदमियों ने लाइन की तरफ धक्का दिया था और उसे इस तरह धक्का दिया था कि वो इंजन के आगे आ गया। उसको पीछे हटने की मोहलत ना मिली और वो लाइन पर शायद नहीं गिरा था। ये मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता। मैंने स्टेशन पर जाकर स्टेशन मास्टर को इतला दे दी थी, ये मेरा फ़र्ज़ था। लेकिन उस वक्त मैंने इस वक़्ए या हादसे को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी। मैंने जो देखा था वो बयान कर दिया है। आपने जो कुछ पूछना है पूछ लें, मैं अच्छी तरह याद करके आपके हर सवाल का तसल्लीबख्श जवाब दूंगा। इस ड्राइवर ने और कुछ पूछने की ज़रूरत ही बाकी नहीं छोड़ी थी। फिर भी मैंने पूरी तरह यकीन करने के वास्ते इससे कुछ बातें पूछीं और वो जवाब देता रहा। आखिर इसको मैंने बताया कि ये केस जब अदालत में जाएगा तो उसको ये बयान वहाँ पर देना पड़ेगा। इसके बाद मैंने इसको जाने की इजाज़त दे दी। उसने तो कोई शक रहने ही नहीं दिया था। ये तो 100% यकीन हो गया कि ये खुदकुशी की वारदात नहीं थी, ना अनवर इत्तेफाकिया इंजन के आगे आया था। अब यही सूरत तस्दीक शुदा थी कि अनवर को इस तरीके से कत्ल किया गया है कि इसको धक्का देकर इंजन के आगे फेंका गया था। अब ये मेरा मसला था कि मालूम करूं कि ये 3 आदमी कौन थे। ड्राइवर से मैंने पूछा था कि वो इन आदमियों को या किसी एक को भी पहचान सकता है। उसने कहा कि ये इसके वास्ते मुमकिन नहीं था कि चेहरे पहचान सकता। अब बहुत ही ज़रूरी हो गया था कि तफ्तीश तेज़ कर दी जाए। ड्राइवर के जाने के बाद 2 मुखबिर आ गए। ये दोनों अच्छे अखलाक के आदमी नहीं थे और इतने जुर्म पेशा भी नहीं थे कि इनको मैं हिस्ट्री शीटर कहता। आपने अपने शहरों कस्बों वगैरह में देखा होगा कि कोई आदमी किसी भी किस्म का ज़ाहिरी तौर पर कामकाज नहीं करता, लेकिन इसके घर की दाल रोटी ठीक ठाक चलती रहती है। ऐसे लोग जुआरियों और आदि मुजरिमों के गहरे दोस्त होते हैं और पुलिस का काम भी करते हैं और जहाँ कहीं मौका मिले छोटी मोटी वारदात भी कर दिया करते हैं। काम कितना ही घटिया क्यों ना हो, 4 पैसे मिलने की तवक्को हो तो वो इंतहाई घटिया काम भी कर लेते हैं। ये जब पुलिस के मुखबिर बन जाते हैं तो अपने सगे माँ बाप के खिलाफ भी मुखबिरी करने से नहीं टलते। मजमूई तौर पर ये लोग पुलिस के काम आते हैं और इनसे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ऐसे 2 मुखबिर आ गए थे और मुझको बताया गया कि वो कोई ख़ास खबरें लाए हैं। मैंने एक को अपने पास बुलाया और उसकी रिपोर्ट ली। उससे जो कुछ पूछना था पूछा और फिर दूसरे को बुलाया और उसकी रिपोर्ट ली। इन दोनों की रिपोर्टें एक जैसी थीं। मुख्तसरन रिपोर्ट ये थी कि नुसरत को उन्होंने अब्दुल सत्तार से मिलते चंद मरतबा देखा था। इन दोनों ने अपने ज़राए के मुताबिक और अपनी मुखबिराना फितरत के ज़ेर असर इन दोनों पर नज़र रखी और ये बात खुलकर सामने आ गई कि नुसरत सत्तार से चोरी छुपे मिलती है और अपने खामिद को चाहने की बजाय सत्तार के साथ ताल्लुक़ रखा हुआ है। इन दोनों का मतलब ये था कि शादी से पहले तो नुसरत और सत्तार की साफ़ सुथरी मोहब्बत होगी, लेकिन अब इनके ताल्लुकात नाजायज़ हो गए थे। ये तो इन दोनों मुखबिरों को मालूम ही नहीं था कि इनकी इस खुफिया मोहब्बत का अंजाम इतना भयानक होगा। ये इन मुखबिरों की दिलचस्पी की बात थी, इस वास्ते इनको देखते रहे। मैंने आपको बताया कि ये किस जहनीत के आदमी थे। मुझको यकीन है कि उन्होंने ऐसा मौका तलाश करने की कोशिश भी की होगी कि इनको ब्लैकमेल करके पैसा कमाया जाए। मुझको इनसे ऐसी दिलचस्पी नहीं थी कि इनके इरादे क्या थे और क्या नहीं। मेरी ज़रूरत सिर्फ ये थी कि मालूम हो जाए कि नुसरत अपने खामिद के साथ बेवफाई करती थी और सत्तार से खुफिया मुलाकातें जारी रखी हुई थीं। ये मैं इस ख्याल के तहत मालूम करना चाहता था कि ये भी तो हो सकता था कि अनवर के कत्ल में नुसरत भी शामिल हो। मैंने अगर नुसरत की तारीफ़ की थी और कहा था कि वो एतमाद से सच बोल रही थी तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि वो इखलाकी तौर पर या चाल चलन के लिहाज से भी साफ़ सुथरी थी। तफ्तीश तो ज़रा ज़रा से शक पर भी की जाती है।
ان دونوں مخبروں نے زینو کا نام بھی لیا اور کہا کہ ستار اور نصرت کی ملاقاتیں بعض اوقات زینو ہی کرواتی ہے اور ان کے پیغام ایک دوسرے کو پہنچاتی ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ نصرت نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اس نے زینو کی زبانی ستار کو پیغام بھجوایا تھا کہ وہ رکے نہ لکھا کرے۔ اب ان مخبروں کی بات سن کر مجھ کو ذرا سا بھی شک نہ ہوا۔ وہ تو نصرت اپنی زبان سے ظاہر کر ہی چکی تھی کہ زینو کو اس نے اعتماد میں لیا تھا۔ ان دونوں مخبروں نے بتایا کہ ستار ٹھیک نیت کا آدمی نہیں اور اس کے ارادے خطرناک ہیں اور وہ شریف لڑکا ہے ہی نہیں۔ دونوں مخبروں نے کہا کہ وہ کوئی شاہد پیش نہیں کر سکتے، لیکن یہ سچ ہے کہ ستار نے 2-3 موقعوں پر کہا تھا کہ وہ نصرت کے ساتھ شادی کر کے ہی رہے گا، خواہ اس کو قتل کی واردات کیوں نہ کرنی پڑے۔ مختصر یہ کہ اس کے بارے میں دونوں کی رپورٹ خطرناک تھی اور وہ ثابت کر رہے تھے کہ ستار پکا بدمعاش ہے اور وہ کسی بھی حد تک پہنچنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ان دونوں کے بعد میں نے شام کے بعد زینو کو تھانے بلایا۔ اس عورت کو دیکھتے ہی میں نے دل میں کہا کہ یہ عورت پولیس کے کام کی چیز ہے۔ عمر اس کی 35-36 سال تھی، لیکن لگتی عمر سے کم کی تھی۔ اللہ نے کیا کشش والا سراپا اس کو دیا تھا اور چہرے کے نین نقش اور آنکھیں ایسی جیسے مسکرا رہی ہو۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ ایک مزدور پیشہ خاوند کی بیوی ہے اور لوگوں کے گھروں میں کام کر کے گزارا کرتی ہے۔ آپ نے یہ محاورہ ضرور سنا ہوگا کہ فلاں آدمی اس قدر چالاک اور سیاست باز ہے کہ آسمان پر جا کر ٹاکی لگا بھی سکتا ہے اور اتار بھی سکتا ہے۔ یہ محاورہ اس عورت پر فٹ آتا تھا جس کا نام زینو تھا۔ میں نے اسے نصرت کی بابت پوچھا تو اس نے میری بات مکمل ہی نہ ہونے دی اور اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ میں اس مسکراہٹ ہی سے سمجھ گیا کہ اس کی رپورٹ نصرت کی بابت ٹھیک نہیں۔ اس نے بالکل وہی رپورٹ دی جو 2 مخبر دے چکے تھے، بلکہ مجھ کو کچھ شک سا ہوا جیسے ان تینوں نے آپس میں بیان ملا لیے تھے اور کسی ایک فائدے کے واسطے ایک جیسی رپورٹ دے رہے ہیں۔ لیکن یہ شک آیا اور میرے دماغ سے نکل بھی گیا۔ میں نے سوچا کہ ستار اور نصرت بے احتیاطی سے ملتے ملاتے ہوں گے اور مخبروں نے اور اس عورت نے ان کو دیکھ لیا۔ زینو نے یہ فالتو بات بتائی کہ نصرت کا پیغام وہی ستار تک لے جاتی تھی اور ستار کے پیغام نصرت کو پہنچاتی تھی۔ میں اس کے بیان کے دوران اس سے کچھ سوال بھی کرتا جاتا تھا۔ اس نے بتایا کہ تینوں رکے ستار نے لکھے تھے اور اس نے یعنی کہ زینو نے لیٹر باکس میں ڈالے تھے۔ ستار نے یہ کہا تھا کہ رکے 4 بجے سے پہلے لیٹر باکس میں ڈالے جائیں تاکہ انوار دفتر سے آ کر اسے نکال لے۔ ستار کا مقصد یہ تھا کہ ان رکوں کے ذریعے انوار اور نصرت میں غلط فہمی پیدا ہو جائے اور انوار نصرت کو بدچلن سمجھ کر طلاق دے دے۔ اس کے بعد نصرت اور ستار نے طے کر رکھا تھا کہ شادی کر لیں گے، نہ ہوئی تو کہیں بھاگ چلیں گے یا عدالت میں جا کر شادی کر لیں گے۔ زینو نے یہ بھی بتایا کہ ستار کے منہ سے 1-2 مرتبہ اس قسم کے الفاظ نکلے کہ میری یہ اسکیم کامیاب نہ ہوئی تو انور کو کسی نہ کسی طرح راستے سے ہٹا دوں گا۔ میں نے زینو سے پوچھا کہ ستار جب اسے رکے دیتا تھا تو کیا یہ رکے اس کے سامنے لکھتا تھا یا پہلے ہی لکھا ہوا ہوتا تھا؟ زینو نے ذرا سوچا، پھر اس نے بتایا کہ 2 مرتبہ اس نے جیب سے رکا نکال کر اس کو دیا تھا اور تیسری مرتبہ اس نے کہا تھا کہ ذرا اندر گپ شپ لگاؤ اور میں رکا لکھ لیتا ہوں، یہ لے جانا۔ یہ میں نے اس خیال سے پوچھا کہ یقین ہو جائے کہ یہ رکے ستار کے ہی لکھے ہوئے تھے۔ زینو کے جواب سے مجھ کو معلوم ہوا کہ ایک رکا ستار نے لکھ کر دیا تھا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا تھا کہ یہ تحریر ستار کی ہے۔ میں نے زینو کو گھر بھیج دیا اور ASI کو بلا کر ستار کا ایڈریس دیا اور کہا کہ کل الصبح یہ شخص تھانے میں موجود ہو۔ اس کے بعد میں اپنے گھر چلا گیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ میں صبح سورج نکلتے وقت تھانے گیا تو ستار تقریباً اس وقت آ گیا تھا۔ میں اس کو اپنے دفتر میں لے گیا اور بٹھایا۔ وہ 24-25 سال کا خوبرو جوان تھا اور بریگیڈ کلرک میں سویلین کلرک تھا۔ چہرے سے ہی لگتا تھا کہ وہ سخت خوفزدہ ہے۔ میں نے اس کا خوف دور کرنے کی کوشش ہی نہ کی اور یہی بہتر سمجھا کہ اس کو مزید خوف میں مبتلا کر دوں اور کہا کہ اس کی خیریت اسی میں ہے کہ فوراً سچ بول دے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور منہ اور آنکھیں کھولے ہوئے مجھ کو دیکھتا رہا۔ میں نے تم کو خواہ نہیں بلا لیا، میں نے کہا۔ تمہارے خلاف بڑی پکی شہادت ملی ہے، اس واسطے تم کو بلایا ہے۔
तुम मत बोलो, मैं तुमको बताता हूँ कि तुम्हारे और नुसरत के ताल्लुकात कैसे हैं और तुम दोनों के प्रोग्राम क्या हैं। नहीं जनाब, उसने सख्त डरी हुई आवाज़ में कहा। नुसरत के साथ मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, न हमने कोई ऐसा वैसा प्रोग्राम बनाया है। क्या तुम और नुसरत इश्क और मोहब्बत का ड्रामा नहीं चला रहे थे? मैंने पूछा और उसके जवाब से पहले कहा, तुम्हारी तो उसके साथ बड़ी ही पुरानी मोहब्बत है। बिल्कुल नहीं जनाब, उसने कांपती लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। शादी से पहले कभी कभी उसके साथ मुलाकात हो जाती थी, इसकी शादी हो गई तो ये भी ख़त्म हो गया। उसने तो अपने खिलाफ शक और ज़्यादा पुख्ता कर दिया। वो इतनी सी बात भी नहीं मान रहा था कि वो नुसरत को और नुसरत उसको चाहती थी। नुसरत ने तो बड़ी जुर्रत से कहा था कि उनकी आपस में मोहब्बत थी और वह सत्तार के साथ ही शादी करना चाहती थी, लेकिन सत्तार तो बिल्कुल ही इनकार कर रहा था। मैंने इसको डराया कि वो झूठ बोलने से बाज न आया तो मैं उसके साथ ऐसा सलूक करूँगा। फिर भी वो इनकार ही करता रहा, लेकिन इसके चेहरे का रंग बिल्कुल ही उड़ गया था और वो जब बोलता था तो पहले उसको हिचकी सी आती थी और फिर बोलता और फिर हिचकियाँ लेता था। ये घबराहट और बेचैनी की बड़ी वाज़ेह निशानी होती है। मुझको ख्याल आया कि सबसे पहले इसका हैंड राइटिंग देखूं। इसके साथ ही ये ख्याल भी आया कि इसको मैंने फ़ौरन कह दिया कि कागज़ पर 2-4 कोई से फ़िक्रे लिख दो तो ये अपना हैंड राइटिंग बदल कर लिखेगा, और उसके साथ ही ये इतना डरा हुआ और घबराया हुआ है कि इसके हाथ कांप रहे हैं। इस जिस्मानी हालत में अगर इसने अपने सही हैंड राइटिंग में भी कुछ लिखा तो वो ठीक नहीं होगा। इसको नॉर्मल ज़हनी हालत में लाना ज़रूरी था। मैंने इसका तरीका सोच लिया। तुम तो बिल्कुल ही बुज़दिल निकले सत्तार, मैंने दोस्तों की तरह इससे कहा। इतनी ज़्यादा खौफजदगी की भला क्या ज़रूरत पड़ गई थी? अनवर ने खुदकुशी की है। मैं ये फैसला लिखना चाहता हूँ कि ये खुदकुशी की वारदात है। मरने वाले ने वजह ये लिखी है कि इसकी बीवी बदचलन थी और ये ऐसी बेइज्जती है जो वो बर्दाश्त नहीं कर सका और गाड़ी के आगे आकर मर गया। तुम इतना सा काम करो कि ज़रा हौसला कायम करके 2 फ़िक्रे लिख दो कि मेरा इसकी बीवी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था और ना कभी होगा। नीचे अपना नाम और पता लिख दो। उसे मैं अपने कागजात में रख लूँगा और बात ख़त्म हो जाएगी। इससे एक तो मेरी जान छूटेगी और तुमको भी छुट्टी मिल जाएगी। बस इतनी सी बात है। मैं तो तुमको आजमा रहा था कि तुम कितने गुर्दे वाले आदमी हो यार, मुसलमान होकर इतना डरते हो। मैं भी तो मुसलमान हूँ, तुम मेरे छोटे भाई हो। मैं तुम्हारे नुकसान में राज़ी नहीं हूँ। मत घबराओ और ये तहरीर दे के जाओ और जाओ फिर अपने ऑफिस कामकाज करो। मेरे इन अल्फाज ने और फिर दोस्ताना और बिरादराना अंदाज ने ये करिश्मा दिखाया कि सत्तार के चेहरे पर उसका असल रंग वापस आ गया। मैंने इसको पूरी तरह नॉर्मल हालत में लाने के वास्ते चाय मंगवाई और साथ बिस्किट भी मंगवा लिए। मैंने ये आर्डर एक कांस्टेबल को दिया तो मैंने देखा कि सत्तार कुछ वापस अपनी हालत में आ रहा था। मैंने इसको ये भी कहा कि मुझको ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं कि इसके नुसरत के साथ ताल्लुकात कैसे थे या कैसे हैं। इसके साथ कुछ और बातें भी की, लेकिन इन बातों का ताल्लुक इस वारदात के साथ नहीं था। चाय आ गई और चाय पीने के दौरान मैंने कागज़ और पेन उसके आगे रखा और उसने अपना पेन निकाला और बोला कि मैं इसको बताऊं कि क्या लिखना है। मैंने कहा कि डरो नहीं, आराम आराम से लिखो। बखिदमत जनाब सब इंस्पेक्टर इंचार्ज थाना अम्बाला कैंट। मैंने पहले जो आपको सुनाया है इसी तरह की एक तहरीर लिखवाई और लिखवाने के दौरान मैंने कहा कि सत्तार भाई, तुम ये तहरीर मुझको देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। तुम जैसे पुरवकार आदमी से मुझको ऐसी ही उम्मीद रखनी चाहिए थी। इस तरह इसकी तहरीर मेरे सामने आ गई और मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैंड राइटिंग थी और ये ज़रा सा भी रुकों वाली हैंड राइटिंग से मुमासिलत नहीं रखती थी। मैंने एक और जवाब पैदा करके इससे पूछा कि इसकी जेब में अपने हाथ से लिखी हुई कोई तहरीर मौजूद है। इसने कोट की अंदर की जेब में हाथ डाला तो इसमें से एक बटवा निकला और चंद एक छोटे छोटे कागज़ यानी पर्चियाँ सी निकली। इन्हें उलट पुलट कर एक पर्ची मेरे आगे रख दी। उस पर उसने कुछ अपना पैसों का हिसाब लिखा हुआ था। हर रकम के साथ अशिया भी लिखी थी। ये इसका असल हैंड राइटिंग था जो इस तहरीर से बिल्कुल मिलता जुलता था जो मैंने इससे लिखवाई थी। ये तो मालूम हो गया कि रुकों वाली तहरीर सत्तार की नहीं, लेकिन इतनी सी बात पर मैं ये नहीं कह सकता था कि ये शख्स बेगुनाह है।
اس کے خلاف 3 مخبروں نے بیان دیے تھے۔ میں نے یہ دیکھنا تھا کہ ان کے بیان سچے ہیں یا ستار کا۔ میں نے ستار کا تو خوف بھی اور گھبراہٹ بھی ختم کر دی تھی اور وہ نارمل ذہنی حالت میں آ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسی طرح دوستی میں سے بھید لینے کی کوشش کروں۔ میں نے نصرت کی بات چھیڑ دی اور کہا کہ مجھ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لڑکی اصل میں کیا ہے اور کیسی ہے۔ کچھ لوگ اس کے چال چلن کی تعریف کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو مشکوک چال چلن کی لڑکی سمجھتے ہیں۔ اس طرح میں بڑی استادی سے اس سے باتیں کرتا رہا اور ستار کو پھونک دینے کے واسطے کہا کہ اس لڑکی کی شادی تمہارے ساتھ ہی ہونی چاہیے تھی۔ میں ستار کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر رونق آتی جا رہی تھی اور آخر میں نے صاف کہہ دیا کہ میں جانتا ہوں کہ نصرت اسے چاہتی ہے اور وہ معلوم نہیں کیوں انکار کر رہا ہے۔ میں ڈر گیا تھا جناب، ستار نے کہا۔ میں نے سنا تھا کہ یہ قتل کا کیس ہے۔ اس رات سے کئی لوگ واقف ہیں کہ میری اور نصرت کی آپس میں محبت ہے۔ میرے ڈرنے کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ ایک بار انوار نے بڑے ہی غصے کی حالت میں مجھ سے کہا کہ میں نے نصرت کے نام ایک رقعہ لکھا ہے۔ اس نے میرا جواب سنے بغیر مجھے دھمکیاں دیں۔ میں سخت حیران اور پریشان اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا کہ وہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ پہلے وہ یہ تو یقین کر لے کہ میں نے نصرت کو کوئی رقعہ بھیجا بھی ہے یا نہیں، بعد میں غصہ جھاڑے اور دھمکیاں دے۔ لیکن وہ تو میری بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ بہت دن گزر گئے۔ ایک بار پھر اس نے ایسی ہی بات کی۔ میں نے کہا کہ میں پہلے اس کو یقین دلانے کی کوشش کر چکا ہوں، لیکن آج وہ پھر میرے سر پر سوار ہوا ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ اس کی باتوں سے معلوم ہوا کہ اس کو پھر ویسا ہی ایک اور رقعہ ملا ہے۔ میری وہی حالت ہو گئی اور اب تو انور مارنے مرنے پر اترا ہوا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ رقعہ مجھ کو دکھا دے، لیکن یہ اس نے نہیں دکھایا۔ اس کو تو میں نے ٹالا، لیکن اس روز یا شاید اس سے اگلے روز زینو نام کی ایک عورت مجھ کو ملی اور نصرت کا پیغام دیا کہ میں اس کو رقعے نہ بھیجا کروں۔ میں نے قرآن کی قسمیں کھا کر کہا کہ میں اتنا گھٹیا اور ذلیل آدمی نہیں کہ جس کے ساتھ محبت کی ہے اس کو اس طرح بدنامی میں ڈالوں اور اس کی ازدواجی زندگی کو خراب کروں۔ پھر اس کے بعد نصرت کے ساتھ میری ملاقات اس کے گھر میں ہوئی اور میں نے اس کو روتے ہوئے دیکھا۔ اس کی زبانی بھی اور اپنے گھر کی عورتوں کی زبانی بھی۔ مجھ کو پتہ لگا کہ ان رقوں نے نصرت کی ازدواجی زندگی میں کانٹے بکھیر دیے ہیں اور انوار اس کو بسانا نہیں چاہتا اور طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے۔ یہ سن کر میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد ستار نے مجھ کو بڑی لمبی تفصیل سے بتایا کہ وہ انوار کو دفتر میں جا کر ملا اور اس مسئلے پر بات کی اور کہا کہ مسجد میں چلو اور میں قرآن ہاتھ میں لے کر قسم کھاؤں گا، اور پھر انوار کو بہت دیر تک سمجھاتا بجھاتا رہا کہ اپنی اور نصرت جیسی شائستہ اور سلجھی ہوئی لڑکی کی زندگی خراب کرنے کی بجائے میرے ساتھ مل کر جاسوسی کرے کہ یہ رقعہ کون لیٹر باکس میں ڈال جاتا ہے۔ ستار نے یہ بھی بتایا کہ پھر ایک اور یعنی کہ تیسرا رقعہ آ گیا۔ اس وقت انوار نے ستار کو یہ تیسرا رقعہ دکھایا اور ستار نے اس کو اپنی پہلے کی لکھی ہوئی تحریریں دکھا دیں اور کہا کہ یہی ایک ذریعہ ہے کہ وہ اس کو یقین دلا سکتا ہے کہ یہ ہینڈ رائٹنگ اس کا ہے ہی نہیں۔ بہت سی باتیں کہہ سن کر ستار نے انوار کو ٹھنڈا کر لیا اور پھر وہ دونوں ادھر سے ادھر ٹرو لگانے میں لگ گئے کہ یہ بدمعاشی کون کر رہا ہے۔ انوار کی دوستی کا حلقہ کچھ زیادہ نہیں تھا، لیکن ستار مل جول والا آدمی تھا۔ اس کی دوستی بھی زیادہ لوگوں کے ساتھ تھی اور پھر اس نے اپنی زبان سے یہ الفاظ مجھ کو کہے کہ جناب میں کوئی بدمعاش آدمی نہیں، لیکن کوئی ایسا شریف بھی نہیں کہ دوسروں سے ڈر جاؤں یا دوسروں کے ہاتھوں بے وقوف بن جاؤں۔ اب ستار نے ایک بڑا اچھا اشارہ دیا۔ میں نے اس دوران یعنی کہ جب وہ بیان دے رہا تھا زینو کی بابت پوچھا کہ وہ اس کے پاس جاتی رہی ہے۔ ستار نے بڑی ننگی گالی دے کر کہا کہ اسے میرے سامنے لائیں۔ اس نے کہا کہ وہ اس عورت کو بہت اچھی طرح جانتا ہے اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ ایک طرح کی عصمت فروشی کرتی ہے۔ ستار نے یہ بات خاص طور پر کی کہ زینو ایک امیر کبیر آدمی کے گھر جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس نے زینو کو اپنی دوست بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ستار نے یہ بھی بتایا کہ اس آدمی کے بیٹے کے ساتھ بھی زینو کی میل ملاقات بڑی زیادہ ہے اور یہ بیٹا بڑا ہی اوچھا اور اپنے آپ کو شہزادہ سمجھنے والا نوجوان ہے۔ ستار نے اس امیر آدمی کا نام لیا اور اس کے بیٹے کا نام محمود بتایا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ شخص اپنے بیٹے محمود کے واسطے نصرت کا رشتہ مانگتا تھا، لیکن نصرت کے والدین نے اس کی بری شہرت کو دیکھتے ہوئے
रिश्ते से इनकार कर दिया था। फिर ये लड़का महमूद जहाँ बैठता वहाँ ऐलान करता था कि वो अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा और नुसरत को खामिद के साथ आबाद नहीं होने देगा। उसकी ये बातें सुनकर सब लोग हंसते थे कि ये अपने आप को हर किसी का हाकिम समझता है क्या, जो ऐसी ओछी बातें करता है। लोग नुसरत के खानदान को जानते थे कि कितना पुरवकार खानदान है। सत्तार की ये बात सुनकर मुझको याद आ गया कि अनवर के बाप ने इशारतन और नुसरत के बारे में तफसील से बताया था कि उसका रिश्ता मांगने वालों में से एक शख्स ये भी था जिसने अपने बेटे महमूद के वास्ते रिश्ता मांगा था। नुसरत ने अपनी ज़बान से इस रिश्ते को ठुकराया था और फिर महमूद को बड़े ही बुरे तरीके से नुसरत ने धुतकारा था। नुसरत कहती थी कि ये बड़ा ही ओछा और बुरा लड़का है, माँ बाप का अकलौता बेटा है, इस वास्ते दिमाग को अमीरी और माँ बाप का बेजा लाड प्यार चढ़ा हुआ है। वो सारी बातें मेरे जहन में ताज़ा हो गईं। ये कोई पुरानी बात नहीं थी, एक रोज़ पहले ही मुझको बताई गई थी। क्या तुम सच कह रहे हो सत्तार भाई? मैंने पूछा। मैं यहीं मौजूद हूँ साहब, सत्तार ने कहा। अगर आपको शक है कि मैं भाग जाऊँगा तो मुझको हथकड़ी लगा लें या हवालात में बंद कर लें और मेरे बयान की जब तस्दीक हो जाए और झूठा हो तो फिर मुझे सज़ा दिलवाएं। एक तो वो सत्तार था जो मेरे सामने आया तो खौफ से कांप रहा था और अब वही सत्तार जो पूरे एतमाद और जुर्रत के साथ बोल रहा था, बल्कि वो कुछ गुस्से में भी आ गया था। इसने जोश में आकर ये अल्फाज भी कह दिए कि नुसरत की अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और बहुत बड़ी कुर्बानी दे भी सकता हूँ। मैंने उसकी बातों से कई बातें निकाली, जरा शुरू कर दी। बहुत देर लगाकर मैंने अपने काम की बातें अख़ज़ की और मुझे कुछ यकीन होने लगा कि ये बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये कोई ऐसी शहादत और सबूत नहीं था कि मैं उसे पकड़ लेता। अभी बहुत सी शहादत और सबूत की ज़रूरत थी। मुझको हासिल ये हुआ था कि एक बड़े पक्के मुश्तबे की निशानदही हो गई थी। मैंने सत्तार को कुछ हिदायत देकर रुखसत कर दिया और इसको कहा कि वो शहर से बाहर ना जाए और जो ही मैं उसे बुलाऊं फ़ौरन पहुंचे। कोशिश करे कि दफ्तर में रहे या घर में। मैंने शुरू में बताया है कि इस थाने में आए हुए अभी मुझको 3-4 दिन ही हुए थे। मैं यहाँ के लोगों से अभी ज़रा सा भी वाकिफ़ नहीं हुआ था। आपने मेरी और दूसरे इंस्पेक्टर साहिबान की तफ्तीशी कहानियों में ज़रूर पढ़ा होगा कि पुलिस के पास एक किस्म के मुखबिर तो जुर्म पेशा आदमी होते हैं और मुखबिरों की एक किस्म बड़ी मोअज़्ज़िज़ होती है। मोअज़्ज़िज़ भी इतने कि कोई शक तक नहीं कर सकता कि ये बावकार और इतनी ऊंची हैसियत का आदमी पुलिस का मुखबिर है। मैंने एएसआई को कहा कि वो मुझको इस टाइप के 1-2 आदमियों से मिलवा दे। उसने उसी वक्त एक कांस्टेबल को किसी का नाम बताकर दौड़ा दिया। यहाँ मैं ये बात मुख्तसर करके बताता हूँ कि रात 10 साढ़े 10 बजे तक मेरे पास 3 मुअज़्ज़िज़ीन एक दूसरे के बाद आए और मैंने इनसे बहुत सी बातें मालूम की। मैं अगर इन तीनों की बातें अलग अलग बयान करने लगा तो असल बात बहुत दूर निकल जाएगी और आपकी दिलचस्पी मजरूह होगी। इन तीनों ने बताया कि नुसरत का ख़ानदान बड़ा पुरवकार है और नुसरत बड़े अच्छे किरदार की लड़की है। अनवर के ख़ानदान की बाबत नहायत अच्छी बातें की। महमूद के बाप की बाबत उन्होंने ये बताया कि वो फ़ौजी हेडक्वार्टर में सिविलियन अफसर लगा हुआ है और उस महकमे का इंचार्ज है जो महकमा पुलिस फ़ौज के वास्ते मुख्तलिफ सामान ख़रीदता है। इसको लोकल परचेज़ कहते हैं। जंग असीम में तो इस महकमे के चपरासियों ने भी हाथ रंगे थे। इस शख्स का नाम इश्तियाक अहमद था। ये तीनों मोअज़्ज़िज़ अफराद घर घर की खबर रखने वाले थे। इनको अच्छी तरह मालूम था कि इश्तियाक अपने बेटे महमूद के वास्ते नुसरत का रिश्ता मांगता था, लेकिन नुसरत के माँ बाप ने इश्तियाक और उसके बेटे की बुरी शोहरत को देखते हुए इनकार कर दिया। फिर इसका बेटा महमूद बढ़ के मारता फिरता रहा कि वो अपने ख़ानदान की और अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेगा। एक बात मैं आपको यहीं बता देता हूँ कि एएसआई को मालूम हुआ कि इश्तियाक अहमद की बाबत बातें हो रही हैं तो उसने मुझको अलग बिठाकर बताया कि इस शख्स के खिलाफ फ़ौजी इंटेलिजेंस वाले इंक्वायरी करते फिरते थे। ये शख्स शायद खुफिया तौर पर ज़ेरे निगरानी था। उन दिनों हिंदुस्तान में जर्मनी और जापान के जासूस बहुत ही सरगर्म थे और ये सब लोग हिंदुस्तानी थे। ज़्यादातर जासूस जापान के थे। एएसआई ने बताया कि इश्तियाक पर भी यही शुबा है कि वो जापानियों का जासूस है, लेकिन अभी कोई पक्का सबूत नहीं मिल रहा था।
बहरहाल ये शख्स बहुत ही बुरी शोहरत का आदमी था। इन 3 मोअज़्ज़िज़ीन में से एक ने तो मुझको बहुत ही कारामद बातें बताईं। उसने बताया कि एक रोज़ वो अनवर के घर वाली गली में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक आदमी अनवर के दरवाजे पर लगे हुए लेटर बॉक्स में कुछ डालकर वहाँ से हट रहा था। दूसरी तरफ से मस्जिद के मौलवी साहब आ रहे थे। ये शख्स इस तरफ से जाने की बजाय मेरी तरफ आया। इसको शायद मालूम था कि मैं इसको नहीं जानता, मैं इसको जानता था। वो इश्तियाक के घर का नौकर था। इस मोअज़्ज़िज़ शख्स ने आगे ये बात यूँ सुनाई कि यह आदमी इसके पास से गुजर गया और जब ये मोअज़्ज़िज़ शख्स आगे गया तो मौलवी साहब के साथ हाथ मिलाने के वास्ते रुक गया। इसने मौलवी साहब को बताया कि इस शरीफ घराने के साथ शायद कोई बदमाशी हो रही है। अभी इश्तियाक अहमद का एक नौकर इनके लेटर बॉक्स में कोई कागज़ डाल गया है। मौलवी साहब ने कहा कि उन्होंने भी देखा। कुछ दिनों बाद इस मोअज़्ज़िज़ आदमी को पता लगा कि अनवर के घर में कुछ नाचाकी हो गई है। इसके साथ ही नुसरत की बदनामी की बातें बहुत ज़्यादा फैल गई थीं और ये बात भी सुनी सुनाई जाने लगी कि अब्दुल सत्तार नुसरत के नाम रुके भेजता है। मैं सारी बात समझ गया। हो ये रहा था कि कोई आदमी घर के लेटर बॉक्स में रुका फेंक जाता था और फिर सारी आबादी में ये अफवाह फैलाई जाती थी कि अब्दुल सत्तार नुसरत के नाम रुके भेजता है। इस मोअज़्ज़िज़ शख्स से मैंने पूछा कि कितने बजे होंगे जब उसने रुका लेटर बॉक्स में डाला था। मुझको जवाब मिला कि 3:30 तो यकीनन बज चुके थे। अब तो सारी बात ही साफ हो गई थी। मुझको पहले ही यकीन था कि रुका उस वक्त फेंका जाता है जब अनवर के घर आने का वक्त होता है। अगले रोज़ मेरे थाने में 3 अफराद मेरी तलबी पर पहुंचे हुए थे। एक तो ज़ैनो थी, दूसरा इश्तियाक के घर का नौकर था और तीसरा वो मोअज़्ज़िज़ आदमी था जिसने इस नौकर को लेटर बॉक्स में कुछ डालते देखा था। इसको मैंने इस नौकर की शनाख्त के वास्ते बुलाया था। उसने नौकर को देखकर मुझको अलग होकर बताया कि यही था। मैंने इस मोअज़्ज़िज़ साहब को भेज दिया। इसकी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने सबसे पहले नौकर को दफ्तर में अपने सामने बिठाया और उसके पास खड़ा हो गया। तुम इस घर के नौकर हो? मैंने इसको कहा। थोड़े से लालच के पीछे तुम्हारा मालिक तुमसे गलत काम करवाते रहे हैं। अब तुम फंस गए हो तो वो तुमको फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे और खुद बेगुनाह बन जाएंगे। बचना है तो जो मैं पूछूं सच बता दो। क्या 3 रुपये तुमने अनवर के घर के लेटर बॉक्स में डाले थे? कौन से रुपये जनाब? उसने बड़ी मासूमियत से और हैरत से पूछा, जैसे मैंने इस पर बिल्कुल ही बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया हो। वो रुपये जो तुमको दिए जाते थे, मैंने कहा, और कहा जाता था कि अनवर के लेटर बॉक्स में डालकर गायब हो जाना। उसने फिर हैरत ज़दगी की एक्टिंग करते हुए इनकार कर दिया। मैंने इसे कुर्सी से उठाया और कहा कि फर्श पर पीठ के बल लेट जाए। वो मेरे मुंह की तरफ देखता हुआ फर्श पर लेट गया। मैंने उसके दोनों बाजू पीछे की तरफ कर लिए और हथेलियां ऊपर की तरफ रखीं। मैंने कुर्सी उठाई और उसका एक पाया उसकी एक हथेली पर और दूसरा पाया दूसरी हथेली पर रखा और मैं कुर्सी पर बैठ गया और अपने दोनों पाँव उसके कंधों पर रख दिए। वो तो पानी से निकाल कर बाहर फेंकी हुई मछली की तरह तड़पने लगा। उसने चीखो पुकार की तो मैंने छड़ी उसके मुंह पर मारकर कहा, खबरदार, मुंह से आवाज़ ना निकले। इसके मुंह से सिर्फ सच निकले। इसके हाथों की उल्टी अतराफ फर्श पर थीं और हथेलियों पर कुर्सी के पाए थे और कुर्सी पर मेरा पूरा वजन था। अपना हाथ देख लें, वहाँ हड्डियों पर गोश्त नहीं बल्कि सिर्फ खाल होती है। इतना वजन पड़ने से हाथ की हड्डियाँ टूटती महसूस होती हैं और इतना दर्द होता है जो बर्दाश्त नहीं हो सकता। आदि जुराइम पेशा लोग जो तशद्दुद के भी आदी होते हैं, इस अजियत को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं ईज़ा रसानी को पसंद नहीं किया करता था, इस वास्ते कि अल्लाह ताला ने सुराख लगाने और एक वाले जुर्म करवाने की अकल दी हुई थी, लेकिन इस शख्स को ईज़ा रसानी की चक्की में इसलिए डाल दिया था कि मुझको यकीन हो गया था कि इस शख्स ने जो हरकत की है इससे इनकारी हो रहा है। असल मुलजिम को पकड़ने का इन्हिसार सिर्फ इस शख्स के इकबाली बयान पर था। इसकी ज़बान से हर कीमत पर मुझको सच उगलवाना था। वो तड़प रहा था और मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद कुर्सी से ज़रा सा उठकर ज़ोर से बैठता था, जिससे इसको बहुत ही तकलीफ़ होती थी। मैं इसको कुछ न कुछ कहता भी जा रहा था। मसलन ये कि तुम्हारा मालिक तुमको बचा नहीं सकेंगे, ना इनको तुम्हारी परवाह है। वो तो कह देंगे कि हम तो इसको जानते ही नहीं और इसी से पूछो कि ये क्या करता रहा है। इस तरह मैं इसको धमकियां भी देता रहा और वैसे भी बोलने पर उकसाता रहा और इस ईज़ा रसानी में ज़रा सी भी नरमी न आने दी। वो आदि मुजरिम तो था नहीं
के बर्दाश्त कर लेता। एक घर का गरीब सा नौकर था और मालिकों को खुश करने के वास्ते इनके जुर्म में इनका हुक्म मान रहा था और वो इसको चंद रुपए फालतू दे देते होंगे। 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि वो बोल पड़ा। मैं कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, इसको उठाया और कुर्सी पर बिठा दिया। उसने अपने दोनों हाथ बगलों में दे लिए और उसके मुंह से कर्बनाक आवाज़ें निकल रही थीं। नौकर ने बताया कि इश्तियाक अहमद के बेटे महमूद ने 3 बार उसको रुके देकर कहा था कि अनवर के घर के लेटर बॉक्स में डाल देना। पहली बार महमूद का एक दोस्त उसके साथ गया था और गली के नुक्कड़ पर खड़ा रहा और नौकर को घर दिखाया था। 3 बार रुके 3:30 बजे के लगभग डाले गए थे। नौकर को ये मालूम नहीं कि ये रुके लिखता कौन है। मैंने नौकर से पूछा कि महमूद के साथ इस काम में और कितने दोस्त शामिल थे। उसने बताया कि 3 और थे और हर बार जब नौकर को रुका दिया जाता तो ये तीनों महमूद के घर में मौजूद होते थे। मैं नौकर का सारा बयान नहीं सुना रहा, ज़रूरी और अहम बातें तहरीर कर रहा हूँ। इसके बयान के बाद मैंने इस पर बहुत जिरा की और ज़रा सी बात कुरेद कुरेद कर पूछी थी। एक बात ये भी सामने आई कि ये दोस्त महमूद के घर में बैठक में बैठा करते थे, जिसको आप ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं। मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए नौकर ने बताया कि इसको जब महमूद इस कमरे में बुलाता था तो उसके सामने लंबी तिपाई पर राइटिंग पैड और पेन रखा हुआ होता था। नौकर से मैंने एक बात ये भी कहलवाई कि तीसरी बार जब इसको कमरे में बुलाया गया तो महमूद ने इसको कहा कि आज फिर वहाँ जाओ और पहले की तरह इसी लेटर बॉक्स में रुका डाल आना, लेकिन पहले ये देख लेना कि गली में तुमको कोई देख न ले। फिर इसने मेरे एक और सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस तीसरी मर्तबा वो महमूद के बुलाने पर कमरे में गया तो रुका भी उन्होंने तय नहीं किया था, बल्कि महमूद का एक दोस्त रुका पढ़ रहा था और उसी ने रुके को तय किया और हंसते हुए नौकर को दिया था। मैंने नौकर से पूछा कि उसने ये रुके रास्ता में कभी पढ़े थे। उसने कहा कि वो बिल्कुल अनपढ़ है, उसको तो पता ही नहीं था कि ये कैसे रुके हैं और ये गलत हरकत है। वो तो ये समझता रहा था कि अनवर का दोस्त है और उसको कोई पैगाम भेज रहे हैं। लेकिन इस बार तुमको 2 आदमियों ने देख लिया था। मैंने कहा, हाँ साहब। नौकर ने कहा, 2 आदमियों ने मुझे देखा था, एक तो मौलवी साहब थे और दूसरे चौधरी हमीद साहब थे, लेकिन मैं ये तो जानता ही नहीं था कि मुझसे कोई काबिल एतराज़ काम करवाया जा रहा है। मैंने इसको कत्ल की रात याद करवा के पूछा कि शाम के बाद बहुत बाद तीनों दोस्त महमूद के पास आए होंगे, क्या उसने इनको आते और महमूद को साथ ले जाते देखा था। उसने जवाब दिया कि ये लोग तो रोज़ाना ही इकट्ठे होते हैं और फिर घर में ही बैठ जाते हैं या कहीं बाहर निकल जाते थे। इस वास्ते वो ठीक तरह नहीं बता सकता कि इस शाम ये घर में इकट्ठे हुए थे या नहीं। नौकर रात को बावर्ची खाने का काम ख़त्म करके अपने कमरे में चला जाया करता था। नौकर इन तीनों दोस्तों के घर जानता था। मैंने इससे इन तीनों के नाम और एड्रेस पूछ लिए। महमूद का बाप इश्तियाक अहमद तो इस इलाके का मशहूर आदमी था। मेरे थाने के कई आदमी उसका घर जानते थे। नौकर को मैंने एएसआई के हवाले कर दिया और उसको ये 3 नाम और एड्रेस देकर कहा कि इन तीनों घरों में एक एक कांस्टेबल भेजकर इनके अशखास को थाने बुलवा ले। फिर इसको ये भी कहा कि इश्तियाक अहमद के बेटे महमूद को भी थाने बुलवाए और उसके वास्ते हेड कांस्टेबल को भेजे। ज़ैनो भी थाने में आई हुई थी। मैं नौकर के साथ तकरीबन 1.5 घंटे मसरूफ़ रहा। इससे फारिग होकर भी ज़ैनो को ना बुलाया। मैं इसको परेशान करना चाहता था। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा कि एक ऐसी वारदात के मुलज़िमों का सुराग मिल गया था जिसकी बाबत मैं फ़िक्रमंद था कि इसका सुराग मुश्किल से ही मिलेगा। मैंने उस वक्त तक जो तफ्तीश की थी इसको लिखने के लिए बैठ गया और मोटे मोटे पॉइंट लिखता रहा ताकि मुकदमा तैयार करते वक्त कोई ज़रूरी बात न रह जाए। शहादत भी इकट्ठी करनी थी। मैं इस पहलू पर भी गौर कर रहा था। 2 घंटे गुजर गए थे। जब ये चारों थाने पहुँचे थे, मुझको इत्तला दी गई तो मैं बाहर निकला। चारों को बड़ी गौर से देखा। महमूद तो लगता ही अमीरज़ादा था। इसके 2 दोस्त भी तकरीबन इसी की हैसियत के मालूम होते थे। मैं इनके लिबास और जूतियों से अंदाज़ा लगा चुका था। सर्दियों का मौसम था, इसलिए उन्होंने स्वेटर और कोट पहन रखे थे। एक ने अचकन पहनी हुई थी जो खासी पुरानी और मैली सी लगती थी और साइज़ में भी कुछ बड़ी थी। चौथा दोस्त नहायत मामूली कपड़ों में था, अचकन वाला और ये मामूली लिबास वाला। यकीनन महमूद की हैसियत से खासे नीचे दर्जे के थे।
इनकी उम्रें 22 और 24 साल तक होंगी। मैंने मामूली कपड़ों वाले नौजवान को बाजू से पकड़ा और अपने दफ्तर में ले जाकर बिठा लिया। सबसे पहले इससे पूछा कि वो करता क्या है। उसने बताया कि वो एक प्राइवेट फर्म में क्लर्क है। अपने बाप की बाबत बताया कि वो एक सरकारी महकमे में अकाउंटेंट है। सच बोलोगे या पहले तुम्हें सच बोलने के वास्ते तैयार करूं? मैंने कहा। जवाब देने से पहले ये सोच लो कि जब तुम सच बोलने के वास्ते तैयार हो चुके होगे तो उस वक्त तक तुम्हारी सर से पांव तक की हड्डियां शदीद तौर पर दर्द कर रही होंगी और बड़ी मुश्किल से तुम्हारे मुंह से बात निकलेगी। बोलो, क्या कहते हो? आप क्या पूछना चाहते हैं? उसने ज़रा हकलाते हुए पूछा और कहा, मैं सच बोलने की ही कोशिश करूँगा, लेकिन बात क्या है? तुम जानते हो बात क्या है? मैंने कहा, अगर मेरे साथ खेलने की कोशिश करोगे तो इन अमीरजादों की दोस्ती तुमको बहुत महंगी पड़ेगी। तुम्हारे घर में मातम हो रहा होगा। मेरी मानो और जबान पर सच ले आओ। अनवार को तुम चारों इतनी दूर रेलवे लाइन पर किस तरह ले गए थे? इसको क्या झांसा दिया था कि वो तुम्हारे साथ चल पड़ा था? इसकी हालत बिल्कुल वैसी हो गई जैसे ये मशहूर मुहावरा है कि काटो तो बदन में लहू नहीं। मुझको तो डर लगा कि यह अभी बेहोश हो जाएगा। इसमें तो इनकार की भी हिम्मत नहीं थी। सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा, इनकार कर दो। ये सोचकर इनकार करना कि मैं तुमको अब वापस घर नहीं जाने दूंगा, तुमको कांस्टेबलों के हवाले कर दूंगा। जब तुम्हारा दिमाग दुरुस्त हो जाएगा तो वो तुमको मेरे पास ले आएंगे। नौजवानी का लावालिपन और खतरे मोल लेकर लुत्फानंदोज होना और अपने आप को खुद ही हीरो समझ लेना एक अलग बात है, लेकिन थाने में एक थानेदार का सामना करना बड़ी ही मुख्तलिफ और ख़तरनाक बात है। इस नौजवान का पाला पहली बार पुलिस से पड़ा था और मुझको साफ पता लग रहा था कि ये अभी होश और हवास खो बैठेगा या मेरे पाँव में बैठा हुआ होगा। ऐसे मुश्तबा या मुलजिम से एक वाली बयान लेना मेरे वास्ते ज़रा सा भी मुश्किल नहीं था। मुझको तशद्दुद की ज़रूरत ही महसूस न हुई। ज़बान का जादू ही काम कर गया और इस नौजवान ने पूरी वारदात सुना डाली। ये तीनों महमूद के दोस्त थे और महमूद इनको खिलाता पिलाता रहता था। महमूद के बाप की एक तो तनख्वाह थी और बाकी हराम की आमदनी बहुत थी। महमूद अकलौता बेटा था, इस वास्ते इसकी जेबें पैसों से भरी रहती थीं। ये तो पहले ही सुना दिया है कि महमूद को नुसरत और अनवार के साथ क्या दुश्मनी थी। ये भी बताया जा चुका है कि अनवार के लेटर बॉक्स में रुके क्यों डाले जाते थे। रुके महमूद लिखता था, तीनों दोस्त पढ़ते थे और फिर नौकर के हाथ रुके लेटर बॉक्स में डालने के वास्ते भेजते थे। इसके साथ ही महमूद के ये तीनों दोस्त नुसरत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहते थे और कहते थे कि सत्तार के साथ नुसरत के नाजायज़ ताल्लुकात हैं और सत्तार नुसरत को रुके भेजता है। ये प्रोपेगेंडा घरों तक पहुंचाने का काम ज़ैनो करती थी। ज़ैनो को महमूद बहुत पैसे देता था। इनको मालूम नहीं था कि अनवार ने तलाक तक नौबत पहुंचा दी थी, लेकिन सत्तार के साथ अनवार की बात हुई तो सत्तार ने तीसरे रुके के बाद अनवार के शकूक रफ़े कर दिए थे, जिसके नतीजे में अनवार और नुसरत के दरमियान नाचाकी ख़त्म हो गई और वो प्यार और मोहब्बत से रहने लगे थे। महमूद और उसके दोस्तों ने देखा कि रुकों का तो कोई असर ही नहीं हो रहा, तो महमूद ने एक रोज़ अनवार को रास्ते से हटाने का ये मंसूबा सोचा कि इसको कत्ल कर दिया जाए। चारों दोस्त कत्ल के ऐसे तरीके सोचने लगे कि इनका सुराग ना मिले और ये ज़िंदा और सलामत रहें। इन्हीं दिनों उन्होंने एक अंग्रेज़ी पिक्चर देखी जिसमें एक औरत अपने दोस्त की खातिर अपने खामिद को मरवाना चाहती है। इसका आशना इसको कहता है कि खामिद को सैर के बहाने रात के वक्त रेलवे लाइन तक ले आना। औरत अपने खामिद को प्यार और मोहब्बत का झांसा देकर रेलवे लाइन तक ले जाती है और आशना वहां इस तरह पहुंचता है जैसे इत्तेफाक से इस जगह से गुजर रहा हो। इतने में रेलगाड़ी आती है और दोनों खामिद को धक्का देकर लाइन पर फेंक देते हैं और खामिद बुरी तरह कट जाता है। महमूद ने अपने दोस्तों से कहा कि ये तरीका तो महफूज है और आसान भी। उन्होंने अनवार को रेलवे लाइन तक ले जाने का बड़ा अच्छा तरीका सोच लिया। उन दिनों नुसरत अपने माँ बाप के घर गई हुई थी और वो किसी नाराज़गी की वजह से नहीं बल्कि अनवार की इजाज़त से गई थी। ये बात इन्हें ज़ैनो ने बताई थी। इन चारों ने जो मंसूबा बनाया इस पर उन्होंने इस तरह अमल किया कि एक शाम इन चारों में से एक अनवार के घर गया और उसको बाहर बुलाया। अनवार बाहर निकला तो इस नौजवान ने इसको कहा कि यार तुम नाराज़ ना होना, तुम्हारे ही भले बुरे की बात है।
उसने कहा कि तुम अपनी बीवी पर एतबार करते हो? अगर बीवी की असलियत देखनी है तो मेरे साथ चलो, मैं तुमको बताऊंगा कि थोड़ी देर बाद वो कहाँ होगी। वो इस वक्त अपने माँ बाप के घर में नहीं। मैं ये वक़ूआ मुख्तसर करके सुना रहा हूँ। जाहिर है कि अनवार इतनी जल्दी तो इसके साथ जाने के वास्ते तैयार नहीं हुआ होगा और इसने इस शख्स की बात मानी ही नहीं होगी, लेकिन इस शख्स ने इसको ऐसा मुश्तइल किया कि वो इसके साथ चल पड़ा। असल में बात यह है कि जिस तरह किसी की मौत लिखी हुई हो, उसके असबाब अल्लाह बना ही देता है, इंसान तो कुछ भी नहीं। मौत ने अनवार को अकल का अंधा कर दिया और वो भड़का हुआ इस शख्स के साथ चल पड़ा। रेलवे लाइन तक यही एक लड़का उसके साथ रहा और जो ही वो वहाँ पहुँचे तो महमूद के दूसरे 2 दोस्तों के साथ महमूद वहाँ आन पहुँचा। इनको मालूम था कि इस वक्त एक गाड़ी आती है। गाड़ियों की तो वहाँ कोई कमी नहीं थी, गाड़ियाँ आती जाती ही रहती थीं। एक पैसेंजर ट्रेन आती नजर आई तो ये चारों अनवार के इर्द गिर्द हो गए। अब अनवार को कुछ शक हुआ, लेकिन अब निकल भागने का या इन चारों से निमटने का कोई वक्त नहीं रह गया था। इंजन ने विसिल दी और फौरन ही इंजन करीब आ गया। उन्होंने अनवार को लाइन की तरफ जरा घसीटा और फिर धक्का दिया, लेकिन वो लाइन पर गिरने से पहले ही इंजन के सामने बाएं कोने से टकराया और लाइन से दूर जा पड़ा। और ये जवान खुदकुशी वाला खत अनवार की जेब में डालकर वहाँ से वापस आ गए। मैंने बाकी तीनों से भी इकबाली बयान ले लिया, लेकिन मुझको कुछ मुश्किल पेश आई तो महमूद के साथ आई। वो बार बार अपने बाप का नाम लेता था, जैसे मैं उसके बाप से डर जाऊंगा या मरऊब हो जाऊंगा। उसने रिश्वत भी पेश की, लेकिन मुझको अब उसके बयान की ज़रूरत नहीं रही थी। आखिर उसने बयान दे ही दिया। मैंने इन 2 मुखबिरों को भी बुलवा लिया और हवालात में बंद कर दिया। उन्होंने मुझको झूठी रिपोर्ट दी थी और महमूद से रकम वसूल की थी। अभी तो ज़ैनो को भी हिरासत में लेना था। उसने भी मेरे आगे झूठ बोले थे और नुसरत को बदकार साबित करने की पूरी कोशिश की थी। इन चारों से बयान लेते लेते रात हो गई थी, लेकिन मैं ये रात भी जागने को तैयार था, क्योंकि लोहा लाल सुर्ख था और इसको फौरन अपनी पसंद की शक्ल में ढालना था। चारों मुलजिमों को हवालात में बंद कर दिया गया। ज़ैनो ने देखा कि मैं अब अंदर अकेला हूँ तो वो बिन बुलाए अंदर आ गई। वो सबसे आई बैठी थी और मैं दानिस्ता उसे नहीं बुला रहा था। वो आई तो मेरे आगे रो पड़ी, कहने लगी कि उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और खामिद बुद्धू सा आदमी है। बच्चे रो रहे होंगे, इसलिए मैं इसे घर जाने दूँ। ज़ैनो, मैंने कहा, वो जो कत्ल हो गया है किसी माँ का ही बच्चा था। क्या तुम नहीं जानती थी कि 2-3 महीनों बाद नुसरत भी बच्चे वाली हो जाएगी? इस होने वाली माँ का दर्द तुम्हें क्यों ना हुआ? तुम उसको तलाक दिलवाना चाहती थीं। मैं अभी तुमको थाने में रखूँगा और उस वक्त तुम्हारी बात सुनूंगा जब तुम सच बोलने पर आ जाओगी। ये देखा तुमने, सबको हवालात में बंद कर दिया है। क्या अब भी इसी तरह झूठ बोलोगी जिस तरह पहले बोल रही थीं? वो मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई। सच सुनोगे? ज़ैनो ने बड़ी जुर्रतमंदी से जानदार आवाज़ में कहा। मैंने पहले आपके पास आकर झूठ बोला था और जिनकी खातिर झूठ बोला था, इनसे मुंह मांगे पैसे वसूल किए थे। ये मेरा पेशा है। क्या आप इन मुजरिमीन को गिरफ्तार कर लेंगे जो मुझे अपनी बेनिकाही बीवी समझते हैं? महमूद का बाप इश्तियाक अहमद बड़ा अमीर आदमी है, इसकी बीवी भी है, लेकिन बिल्कुल सीधी और बुद्धू। ये शख्स जब दिल्ली से यहाँ छुट्टी पर आता है तो मुझे अपनी दोस्त बना लेता है। ये मेरा ज़रिया माश है। जिस मोअज़्ज़िज़ आदमी ने आपको इतला दी वो रुके महमूद भेजा करता है। इसको मेरे सामने बिठाओ। इसने भी मेरे साथ दोस्ती की है और जब इसको मेरी ज़रूरत होती है तो मुझे बुला लेता है। इश्तियाक अहमद से और इसके बेटे महमूद से मुझको पैसे मिलते थे और मैं इसके एवज़ हर गुनाह करती थी। मैंने पैसे के लिए झूठ बोला कि मैं नुसरत और सत्तार के पैगाम एक दूसरे को पहुंचाती थी। यह झूठ था। बाकी जो कुछ भी कहा वो भी झूठ था। सच्ची बात तो यह है कि मैं घर घर जाकर नुसरत और सत्तार को बदनाम करती थी और उसकी उजरत वसूल करती थी। वो तो बोलती ही चली जा रही थी और उसकी बातें मेरा सीना चीर रही थीं, लेकिन मैं सिर्फ एक शख्स को चोर नहीं कह सकता था, और चोर वही नहीं होता था जो कि पकड़ा जाता था। चूँकि मुलजिम खासे ज़्यादा हो गए थे और महमूद के बाप के पास बहुत दौलत थी जिसे वो बहुत ही काबिल वकील कर सकता था। इस वास्ते मुझको ख़तरा नज़र आने लगा कि मेरा सेशन कोर्ट में जाकर केस नाकाम न हो जाए। मुलजिम अपने बयाना से मुनहरिफ भी हो सकते थे।
میں نے اس کا یہ بندوبست کیا کہ جس نوجوان نے سب سے پہلے اقبال جرم کیا تھا اس کو وعدہ معاف گواہ بنا لیا۔ زینو اور نوکر کو میں نے اس وعدے پر مقدمے سے نکال دیا کہ میں جس طرح کہوں گا وہ اسی طرح بیان دیں گے۔ میں نے ان کو ڈرایا کہ اگر انہوں نے گواہی میں گڑبڑ کی تو وہیں گرفتار کر لوں گا۔ مقدمہ 1 سال چلا اور آخر محمود اور اس کے 2 دوستوں کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ وعدہ معاف گواہ سزا سے بچ گیا اور دونوں مخبروں کو غلط رپورٹ دینے کی پاداش میں اور ایک اور دفعہ کے تحت 2 سال سزائے قید دی گئی۔ سب کی اپیلیں ہائی کورٹ نے نامنظور کر کے سزائیں بحال رکھی تھیں۔